बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और जब आपका सफ़र है, जब आप ऑफिस के लिए आते हैं, स्कूल बच्चों को छोड़ने जाते हैं, या कोई भी आप सफ़र कर रहे हैं, दौरान सफ़र आप खैरियत से सफ़र कर रहे होंगे और फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर फ़ोन का इस्तेमाल आप करेंगे तो जिस तरह तजावीज़ सामने आई हैं अब ये कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जब आप दौरान ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो उसको संगीन जुर्म उनका कि कंसीडर किया जाएगा। और इसके ऊपर अब जो है जुर्माने जो हैं वो भी बताए गए हैं कि क्या होगा अगर आप मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं और आप मोबाइल का इस्तेमाल साथ कर रहे हैं, चाहे रास्ता देखने के लिए कर रहे हैं, किसी की कॉल सुन रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं अपने फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, इंस्टा के लिए, या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको 1000 रुपया जुर्माना होगा। तो 1000 रुपया जेब में लेके निकलिए अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो फिर गाड़ी के ऊपर आप लोगों को 1500 रुपये जुर्माना होगा। और अगर जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो चला रहे होते हैं, ड्राइवर्स जो होते हैं ख़ास तौर पर, और अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो उन्हें 2000 रुपया देना पड़ेगा, जुर्माना होगा। लेकिन ये तो हैं पैसे, 1000 रुपया भी शायद आप अफोर्ड कर सकते हो, अमीर लोग हैं इतने, मतलब कहते हैं कोई मसला ही नहीं, 1000 रुपया लेना ये लें, 1000 रुपया वीडियो हमने फ़ोन यूज़ 1500 रुपया, ये 1500 रुपया की चीज़ होती है, 2000 रुपया की चीज़ होती है, ये लें आप, हम दे देंगे। लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ कितनी अहम है, हम कितने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे होते हैं। और अब एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 45% जो एक्सीडेंट होते हैं, 45% जो एक्सीडेंट होते हैं, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि कोई ना कोई एक ड्राइवर जो है वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये जो थे ना अदाद शुमार जिस सामने आए थे, इसको देखते हुए ही जो ITP है ना, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने ये तजवीज़ सामने रखी। उन्होंने कहा कि हम जुर्माने बढ़ाएंगे, हो सकता है जुर्माने बढ़ाने की वजह से ही जो है वो इस तरह के वाक़यात रुक जाए। क्योंकि इस्लामाबाद की अगर बात करें तो उन्होंने कहा इस्लामाबाद में बहुत सारे जो केसेस हैं, 58 में से 43 जो है केसेस उनमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ही था कि वो जो एक्सीडेंट वगैरह हुए। आप देखें ना, हम ऐसे ही कर रहे होते हैं, हम साथ कार ड्राइव कर रहे हैं या बाइक पे हैं, हम साथ साथ मोबाइल सोशल मीडिया से दूर नहीं रहना चाह रहे, उसको देख रहे हैं, या फिर कॉल आ जाती है तो उसको सुनते हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो बड़ी सहूलत हमारे लिए हुई ना कि हमें रास्तों का पता लग जाता है और हम मैप्स को देखते हुए, गूगल मैप्स को ख़ास तौर पर देखते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। लेकिन अक्सर हम इतने ज़्यादा उसमें जो है गुम हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं लगती है, और उसकी वजह से भी हादसा पेश आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमारी सहूलत के लिए है मोबाइल, लेकिन ये ना हो कि हमारे लिए वबाले जान बन जाए। हमसे जुर्माना तो बड़ी छोटी चीज़, कितनी कीमती जानें जो हैं वो चल जाती हैं इस तरह के हादसात में। जब आप ड्राइविंग के दौरान आप फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और आप इतने मगन होते हैं कि आप देख ही नहीं रहे होते आगे पीछे से आपके कौन आ रहा है आपको, क्योंकि हमारे ट्रैफिक में भी ऐसे है कि हर कोई भी नहीं ध्यान से चल रहा है। एक तो ना कि हम ट्रैफिक के जो कवानीन है उनकी हम पासदारी कर रहे हो, ऐसा भी नहीं हो रहा होता है, तो हर रे को चुकन्ना रह के ड्राइविंग करनी पड़ती है यहाँ पर। तो ऐसे हालत में अगर आप फ़ोन भी यूज़ कर रहे होंगे तो फिर तो एक्सीडेंट्स ही होते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें और अपनी और दूसरों की ज़िंदगी का भी ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसे ही हम टॉप स्टोरीज पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। शहर कायद की तरक्की के लिए सिंध सरकार को ताउन की पेशकश भी कर दी। कहा कराची की बेहतरी के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत को मिलकर चलना पड़ेगा। 2 साल में कराची को K4 के जरिए साफ पानी मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला सिंध से बंडल आइलैंड के मामले पर नजर सानी की दरखास्त। उधर सिंध हुकूमत का कहना है कराची सर्कुलर रेलवे चलने का कोई इम्कान नहीं। बच्चा वही सब सीखता है जो उसके वालिदैन उसे सिखाते हैं। पहले वालिदैन रोते बच्चे को चुप कराने के लिए उसे वीडियो गेम्स थमा देते हैं। जब बच्चे को वीडियो गेम्स खेलने की लत पड़ जाती है तो वालिदैन सर पकड़ लेते हैं। वीडियो गेम खेलने के शौकीन बच्चे गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। पढ़ाई, करियर, अच्छा मुस्तकबिल सब भूल जाते हैं। वीडियो गेम्स खेलने से बच्चों की जिस्मानी और जहनी सेहत बुरी तरह मुतासर होती है। खेल का मैदान हो या सियासत का, कप्तान की शोहरत का जादू आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की 50 साला जिंदगी पर स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी नामी दस्तावेजी फिल्म तैयार।
गुलकार सलमान अहमद ने दस्तावेजी फिल्म में हकीकी वीडियोज़ और तस्वीर भी शामिल की। दस्तावेजी फिल्म 4 हिस्सों पर मुश्तमिल, कई आलमी रहनुमाओं और मशहूर शख्सियात के इंटरव्यूज़ भी शामिल। खेल के मैदानों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कामयाबियों की तवील फहरिस्त। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश और दूसरे खेलों में दुनिया भर में सबसे लाली परचम लहराया। मार्शल आर्ट के ही मकबूल स्टाइल जुजित्सु में भी पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं। अबू धाबी में 5वीं एशियाई जुजित्सु चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 8 कांसे के तमगे जीते। कोरोना के बाद गुज़श्ता 2 साल से मुल्क में तमाम तर इंडोर गेम्स पर पाबंदी के बावजूद शानदार कारकर्दगी दिखाई। टॉप स्टोरीज आपने जानी है। सबसे पहले कराची वालों की बात करेंगे, शहर कायद की बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहर कायद की तरक्की के लिए सिंध सरकार को ताउन की पेशकश भी कर दी है और कह रहे हैं कि कराची की बेहतरी के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत को मिलकर चलना पड़ेगा। अच्छा, वज़ीर आज़म ने इन ख्यालात का इजहार गुज़श्ता रोज़ कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे का संगे बुनियाद रखते हुए किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कराची में ट्रांसपोर्ट के बाद दूसरा बड़ा मसला जो है वो साफ़ पानी का है। 2 साल में कराची को K4 के जरिए साफ पानी फराहम होना शुरू हो जाएगा और उनका ये इस शहर के लिए बहुत बड़ी नेमत होगी। बिल्कुल दुरुस्त बात है, अगर ऐसा हो जाए तो इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आला सिंध से बंडल आइलैंड के मामले पर नज़रसानी करने का भी कहा और कहा कि इस मंसूबे से सिंध को ज़्यादा फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, आपको वो सुना देते हैं। KCR के ऊपर सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को पूरी तरह जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मसले मसाइल भी आएंगे और जितना हम इसको टाइम पे ख़त्म करेंगे उतना कम इसका ख़र्चा होगा और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 200 अरब का। इसलिए इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हम फेडरल गवर्नमेंट तो पूरी तरह से इसके ऊपर कमिटेड है और इंशाअल्लाह सिंध गवर्नमेंट भी इसमें हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेगी। 80s में जब कराची टेक ऑफ करने लगा था और तब कराची में इंतशार शुरू हो गया, सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत ने मिल के फैसला किया कि हम कराची को अपलिफ्ट करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सिर्फ कराची के लिए नहीं प्लान, ये सारे पाकिस्तान के लिए। इसका जो फ़ायदा है वो सारे पाकिस्तान को होगा। कराची वो शहर है जो कि सारी दुनिया में से इन्वेस्टमेंट खींच सकता है, लेकिन उसके लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक शहर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके ऊपर बदकिस्मती से जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। कराची का दूसरा बहुत बड़ा मसला वो पानी का है। फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिल के चलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कॉपरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो, और कई चीज़ें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट के बगैर। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने क्या कहा आपने सुना है, जबकि सिंध हुकूमत का कहना है कि कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की किसी फॉरम ने मंजूरी नहीं दी। मंसूबे के लिए कंसल्टेंट की खिदमात भी ताहाल नहीं ली गई हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह कह रहे हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे चलने का कोई इम्कान नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा कि सिर्फ सर्वे में 2 साल जो है वो लग सकते हैं। इसी हवाले से हम बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से PTI के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आफ्ताब जहांगीर साहब। सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद की बात करें, कराची के लिए कितना अहम संगे मील साबित होगा और इसकी बरवक्त तकमील के लिए क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? देखिए, कराची के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो है ट्रैफिक का मसला है, क्योंकि कराची शहर जो है दिन ब दिन फैलता जा रहा है। यहाँ की आबादी जो है ऑफिशियली तो जो सेंसस के मुताबिक पिछली सेंसस के मुताबिक तो 1.5 करोड़ 60 लाख के करीब है तकरीबन, और लेकिन हकीकतन ये आबादी जो है 2.5-3 करोड़ के करीब है। इसलिए यहाँ पर आप को अगर कहीं जाना है और आना है तो उसके लिए आप 1-1 घंटा आपको निकालना पड़ता है। अभी शाम के टाइम भी इतना सख्त जाम होता है, सुबह के टाइम भी। तो इसके लिए जितनी भी मेजर्स ली जा रही हैं, ये सर्कुलर रेलवे जो है ये एक बहुत अहम रोल अदा करेगा। ये किसी ज़माने में हुआ भी करता था कराची के अंदर, तो जब ट्राम वगैरह होती थी, मैं छोटा होता था तो मैंने उसमें सफ़र भी किया है, लेकिन अब वो नापीद हो गया और ख़त्म हो गया वो सिलसिला। लेकिन दोबारा से अब इसको शुरू किया जा रहा है
और तकरीबन जो एस्टिमेट लगाया है इसका करीब 4 लाख 4.5 लाख के करीब डेली इसके अंदर लोग सफ़र करेंगे। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा कराची के आवाम के लिए। इसी तरह ग्रीन लाइन का मंसूबा है, अगर ये 2 मंसूबे ट्रांसपोर्ट के हवाले से, फिर ऑरेंज लाइन है, अगर ये मंसूबे अपने वक्त पर मुकम्मल हो जाते हैं, जैसे इसके लिए टाइम दिया गया है 1.5 से 2 साल, अगर ये इस 1.5 से 2 साल में मुकम्मल हो जाता है और ये किसी सियासत की नज़र नहीं होता, इसमें आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, सफ़र करने वाले को भी रिलीफ मिलेगा और रोड पर जाने वाले को भी रिलीफ मिलेगा। तो ये कराची के लिए बहुत ज़रूरी है। कराची क्योंकि आपको पता है एक माशी हब है जो 70% रेवेन्यू वफाक को और 95% रेवेन्यू सूबे को देता है। तो इस शहर के अंदर जितने जल्दी ये मसाइल पर काबू पाया जाएगा तो इससे सबसे बड़ा जो मसला है वो कोऑर्डिनेशन का है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक और सिंध को अब मिलकर चलना होगा। जो गलत फहमियाँ हैं उनके इजाले के लिए क्या पॉलिसी बनाई जा रही है? सबसे बड़ी बात तो ये कि जब आप टेबल पे बैठते हैं और फिर ये खुले जहन से बैठते हैं कि हमने मसाइल को हल करना है, तो फिर कोई वजह नहीं है कि आपस में जो भी कोई इंतज़ामी दूरियां हैं उसको ख़त्म किया जा सके। सियासी तो यकीनन उनकी अपनी एक सियासत है, उनका अपना एक तरीक़ेकार है, उनका अपना एक मंशूर है, हमारा अपना एक मंशूर है और तहरीक इंसाफ का हमारा अपना एक वो है। तो उसके अलावा जो है अगर आप इंतज़ामी तौर पर, क्योंकि बग़ैर वफाक के सूबा चल नहीं सकता और सूबे की मदद के बग़ैर वफाक भी अपने मंसूबों को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकता, तो इन्हें बैठना चाहिए और संजीदा होकर बैठना चाहिए, खुले दिल और दिमाग के साथ बैठना चाहिए और कराची के शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करनी। ठीक है आफ्ताब साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहराज अहमद इस वक्त जो हैं वहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे, ऐलानात भी हुए, सिंध हुकूमत की जानिब से भी कुछ बयानात सामने आए। जी शहराज, बताइएगा हमें अवाम के एक तो जज्बात बताइएगा, उनको अब कितनी उम्मीद है, और जो आपने वहाँ पर देखा कि ऐसा लग रहा था कि जो कोऑर्डिनेशन के मसाइल हैं कुछ हल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, कराची वालों का तो देरीना मुतालबा रहा है कि कराची की ट्रांसपोर्ट को जो है वो बहाल किया जाए और कराची के जो पुराने मंसूबे थे उन्हें दोबारा बहाल किया जाए, क्योंकि 1999 में जो है KCR का मंसूबा जो है सोची समझी साजिश के तहत जो है वो बंद कर दिया गया था। ट्रांसपोर्ट माफिया जो है वो बहुत ज़्यादा मुतारिक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो शहर से ख़त्म होता चला गया और जहाँ आबादी बढ़ती रही उसके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नाकाफ़ी होती गई। इस वक्त भी शहर कायद में जो बसें चल रही हैं उनकी हालत इंतहाई खस्ता है और इस वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और शहरियों ने PTI को इसी वजह से भी सिलेक्ट किया था कि वो यहाँ पर तब्दीली लाएंगे, जो उनके मसाइल हैं वो उसको हल करेंगे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों में कोई एक मंसूबा भी जो है वो ट्रांसपोर्ट का नहीं आया। 10 सालों में तकरीबन 10 बसें जो है कराची वालों को दी गई थी और वो भी अब बंद हो चुकी हैं और अभी कराची वाले जो है वही पुरानी और खस्ता हाल बसों में जो है वो सफ़र कर रहे हैं। ताहम KCR की अनाउंसमेंट के बाद शहरियों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुशी की लहर दौड़ी है। एक तरफ ग्रीन लाइन मंसूबा आ रहा है, ऑरेंज लाइन मंसूबा आ रहा है, इसके अलावा अब KCR की भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है। 20 अरब रुपए जो है वो पहले फेज़ में रखे गए हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो मुकम्मल किया जाएगा, जबकि सेकेंड फेज़ में स्टेशन की तामीर और तीसरे फेज़ में जो है ट्रेनों की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। बताया यही जा रहा है कि 2 साल लगेंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पहले मरहले को मुकम्मल करने में। इस हवाले से वही मसाइल जो हैं वो जो हमें सामने देखने को मिलते हैं हमेशा कि सिंध गवर्नमेंट और वफाक की गवर्नमेंट के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन का फुकदान है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो हैं वो जन्म लेते रहते हैं और कई मंसूबे जो हैं इसी वजह से ताख़ीर का शिकार भी हुए हैं। ताहम शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट आगाह करें। और आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने भी सुना कि बहुत सारे, जैसे शहराज ने भी कहा कि मंसूबे हैं, ऐलानात तो किए जाते हैं, हमने माजी में भी देखा है ऐसे कि कराची में ऐलानात तो बहुत होते हैं, लेकिन अमल दरामद की अगर बात आती है तो सालों लग जाते हैं। हालिया मामला बंडल आइलैंड का भी है, इस हवाले से सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक जायज़ हैं? देखें, जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने बंडल आइलैंड के मुताबिक भी की और जो लाहौर के एक मंसूबे की बात भी की, तो उस पर उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में और वज़ीर आला और साहब को मुखातिब करके कहा कि ये सिंध के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंध के लिए इसलिए ज़रूरी है कि इससे नौकरियां और इससे जो है तरक्की, रोज़गार और एक अच्छा शहर बनेगा, इससे लोग बाहर से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो ये सूबे के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उसकी तरक्की के लिए भी बहुत ज़रूरी है और वफाक के लिए भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सूबे की हुकूमत को चाहिए कि संजीदगी के साथ गौर करें और उसके अंदर बैठकर
जो भी मसाइल हैं उनको दूर करते हुए, जो शक व शुबात हैं उनको दूर करते हुए इस प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए, इस मंसूबे की तरफ जाना चाहिए। ये एक मंसूबा जो है ये एक बहुत बड़ा एक संग मील साबित होगा। जहांगीर साहब, आपका सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हम उम्मीद यही करते हैं वज़ीर आज़म ने जिन ख्यालात का इजहार किया है और जिस उम्मीद का इजहार भी उन्होंने किया है कि सिंध हुकूमत भी हमारे साथ चले, वफाक सिंध हुकूमत के साथ चलने को तैयार है, तो कोऑर्डिनेशन का जो मसला है वो अल्लाह करे कि हल हो जाए और जो अवामी मसाइल हैं उनको जो है ना तरजीह बुनियादों पर हल हो। खैर हम अब आगे बढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा मसला है पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि बच्चे कोरोना में तो बढ़ा है ये मसला। बिल्कुल, ऐसे कोरोना में बहुत ज़्यादा बढ़ गया स्टडी से, क्योंकि फोकस जो है बच्चों का हट गया और पेरेंट्स जो हैं वो सर पकड़ के बैठ गए कि बच्चे जो है उनकी बात ही नहीं मान रहे होते हैं, हर टाइम गेम्स में जुड़े रहते हैं। अच्छा, वैसे पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं कि अब जब बच्चे घर थे या वैसे भी हम आमतौर पर देखते हैं पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि जी कि अच्छा कोई नहीं, हम बच्चे तंग कर रहे हैं, इनको कोई चीज़ कोई कार्टून्स लगा के दे दें, नहीं तो अब वीडियो गेम्स, थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो उनको वीडियो गेम्स हम दे देते हैं और वो वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, खाना ना खाएं पिए नहीं, लेकिन वीडियो गेम। बिल्कुल, हमसे एक ट्रेंड ये भी मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि अक्सर हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने कहते हैं, उनसे पूछना भी बच्चे का, उनका बहुत वो बच्चे तंग करते हैं, गेस्ट आ जाते हैं तो हमने उनको कमरे में मोबाइल फ़ोन पकड़ा के बिठाया कि वो उसके आरे लगे हुए हैं। मतलब ये सिनेरियो बन गया। अब जी वीडियो गेम्स का ये मसला है, अब पेरेंट्स शिकायत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि जी हमारे बच्चे जो हैं अब वीडियो गेम्स ही खेलते रहते हैं और उसी दुनिया में रहते हैं और परेशान हैं अब वालिदैन बहुत ज़्यादा, कि ऐसे लगता है जैसे बच्चों को नशा लग गया है और वो उस नशे से पीछे हट नहीं पा रहे। बिल्कुल। अच्छा, वो कहते हैं कि वो किसी से बात भी नहीं करते हैं बच्चे और उनका ध्यान जो है वो सारा जो फोकस उनको होता है वो उसके ऊपर होता है, फ़ोन के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, वो कम हो जाती हैं और उससे क्या होता है उनको जहनी और जिस्मानी तौर पर नुकसान भी हो रहा होता है। हाँ, एक मतलब कि ना वाज़े तौर पर अगर हम देखें तो दो नुकसान तो हमें नज़र आते हैं। एक तो बच्चे वीडियो गेम्स के चक्कर में ज़िंदगी के दीगर जो पहलू हैं, खासतौर पे पढ़ाई है, करियर है, अच्छा मुस्तकबिल है वगैरह, वो तो उनके जहन में नहीं आ रहा होता ना। उनके लिए क्या है, गोल अचीव क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, फिर उससे नेक्स्ट स्टेज पे जाना है और उससे नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। उनके गोल्स ये सेट हो जाते हैं, दूसरे गोल्स तो इधर उधर रह गए। दूसरा, मुसलसल वीडियो गेम्स खेलने से बच्चों की जिस्मानी ज़हनी सेहत बुरी तरह मुतासिर होती है। आंखों के हवाले से देखें कितने मसाइल होते हैं, फिर रहती उसी दुनिया में है वो बच्चे। आप सोए हुए भी होंगे ना छोटे बच्चे, लग रहा होता है कि ये शायद अभी भी कोई गेम ही खेल रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, माहिरीन सेहत जो वो कहते हैं कि जो वीडियो गेम्स हैं इनके खेलने के शौकीन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, गेमिंग डिसऑर्डर या गेमिंग के नशे का शिकार हो जाते हैं वो लोग, और वालिदैन हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी अपने बच्चों को उस खतरनाक कैफियत से निकाल नहीं पाते हैं। मेरी परवेज़ हमारे साथ हैं, हमारे नफ्सियात हैं, उनसे जानने की कोशिश करें कि गलती पहली जो है वो पेरेंट्स कर रहे होते हैं या वो बच्चों की गलती होती है और इससे छुटकारा आखिर हासिल कैसे किया जाए। मेरी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरी वैसे ये मसाइल हैं इस वक्त आप लोगों के पास भी रिपोर्ट हो रहे हैं बच्चों के? बिल्कुल, ये मसला और ये कोई नया मसला नहीं है। वीडियो एडिक्शन, वीडियो गेमिंग एडिक्शन, या लेट्स से अगर ये जो बच्चे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो रहे हैं आजकल फ़ोन गेम्स के अंदर, मोबाइल गेम्स के अंदर, या वीडियो गेमिंग इन जनरल, ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए, जो आपने सवाल किया कि ये क्या पेरेंट्स की गलती है या बच्चों की गलती है, तो बिगिन विद ऑब्वियसली कौन प्रोवाइड कर रहा है। बच्चे की एज अगर आप देखें, लेट्स से 3, 4, 6, 10, 12, वो बच्चा ऑब्वियसली खुद से केपेबल नहीं है शायद ख़रीदने की कोई चीज़ अर्निंग करने के लिए के लिहाज से, तो इसलिए ऑब्वियसली प्रोविज़न कौन कर रहा है, पेरेंट्स कर रहे हैं। अब अगर प्रोवाइड आप कर रहे हैं, मैंने कुछ वाइज पेरेंट्स को देखा कि उन्होंने एक महदूद स्क्रीन टाइम रखा होता है कि ये आपका स्क्रीन टाइम है, इसके अलावा आपने जो है मज़ीद इसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड नहीं करना। रिसेंटली जो चाइना ने भी एक जो है वो पॉलिसी निकाली है, हाँ, दैट्स वीकली 3 आवर्स है ना, वीकली 3 आवर्स है। और वीकली 3 आवर्स का मतलब है कि अगर आप बिट्स एंड पीसेस में भी देखें तो मे बी अगर हाफ आवर और डे अगर कोई बच्चा करे तो उन्होंने बता दिया कि सिर्फ इससे इस टाइम के दरमियान और सिर्फ ये वाले दिन जो हैं, ये भी उन्होंने बता दिया। परफेक्ट। सो दैट मीन्स कि बच्चे को आपने डिसिप्लिन कर दिया कि ये है आपका वीडियो गेमिंग टाइम या मोबाइल गेमिंग टाइम। अदर देन दैट आपके पास जो रिमेनिंग टाइम होगा, अब ज़ाहिरी बात है बच्चा भी और माँ बाप भी, उनको सोचना और ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हमने पढ़ना है, हमने एक्सरसाइज करनी है, हमने कोई फिज़िकल एक्टिविटी या फिज़िकल गेम्स प्ले करनी है, वो क्या है। आई थिंक इसके अंदर एक और बहुत बड़ा रोल जो पेरेंट्स का आता है वो ये भी है कि हम लोग एग्जाम्पल सेट करने के बजाय बच्चे के साथ, जैसे आप बता रहे थे पहले कि एग्जाम्पल सेट करने के बजाय कि हम उनके साथ खेल रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाएं
नए स्पोर्ट्स है, हम उनको फ़ोन्स पकड़ा देते हैं बिकॉज इट्स कन्वीनियंट। आसानी है पेरेंट्स के लिए कि ठीक है खाना नहीं खा रहा बच्चा, सामने उन्होंने कुछ कार्टून्स लगाए हुए हैं, कुछ सॉन्ग्स, बच्चे को पता ही नहीं कि वो खा रहा है, बच्चे के मुंह में डालते जा रहे हैं, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो उधर खोया हुआ है। हमजा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको कहते हैं हम माइंडफुलनेस। माइंडफुल नहीं है हम आजकल, दैट मीन्स कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं और हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप माइंडफुल ना रहें। ऑब्वियसली आपने जैसे भी एग्जांपल दिया, बच्चा खाना खा रहा है और रादर देन से उसको पता हो कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैंने कितना चू करना है, क्या है, आपको शायद याद होगा स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है इतनी दफ़ा चू करो। एंड नाउ ऑब्वियसली अगर आपका माइंड इज़ कॉन्स्टेंटली बिजी एक विजुअल चीज़ को देखने में, चाहे वो वीडियो है या गेमिंग के अंदर आपका माइंड भी ऑब्वियसली आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू सी कि आप दूसरी और क्या चीज़ें कर सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमें कैसे पता चले कि बच्चा जो है वो वीडियो गेमिंग की तरफ एडिक्टेड हो गया है या इस तरह से बहुत ज़्यादा। बच्चे झूठ बोलना शुरू हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल झूठ बोलकर अगर वो कह रहे हैं कि जी मैंने होमवर्क कर लिया है, मैंने ये काम हो गया है, तो ये छोटी छोटी इंडिकेशंस हैं कि बच्चे ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, वो इरिटेटेड है अगर तो उसको गेमिंग आप करने नहीं दे रहे या वो नहीं कर सका थ्रू आउट द डे, अगर वो किसी और चीज़ के अंदर बिजी था। अगर हमें ये लगे, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ों में भी जब एडिक्शन होती है, हम लोग सिगरेट, अल्कोहल, ये चीज़ का एक्सक्यूज़ ये होता है कि ये मुझे सुकून देता है, तो वीडियो गेमिंग भी बच्चे को अगर ये लगने लग जाए कि ये मुझे पीस देगा, तो दैट मीन्स कि दैट्स अ बिग इंडिकेशन कि उसको एडिक्शन। अब करना क्या? हाँ, अब करना क्या है? नंबर 1 जो मैं पहले कह रही थी कि पेरेंट्स स्टेप इन। देखें, वीडियो गेमिंग बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं जिनको एडिक्शन नहीं होती है, वो बाकी ज़िंदगी की नॉर्मल चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन अब अगर आप ऐसी चीज़ें देख रहे हैं तो स्टेप इन करके बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी से इंट्रोड्यूस करवाएं, स्क्रीन टाइम लिमिट करें उनका। ये इसमें ये नहीं है कि हम बच्चे से उसकी कोई बेसिक राइट्स छीन रहे हैं या हम उसको एंटरटेनमेंट से रोक रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसको लिमिट कर दें कि ये है आपका महदूद टाइम जिसके अंदर आपने ये चीज़ करनी है। उसके अलावा अनदर थिंग दैट कैन बी डन इज़ कि जब आप बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, व्हाइल यू डूइंग सेटिंग एग्जाम्पल्स, जब आप कर रहे होते हैं तो आप कॉन्स्टेंटली उनके साथ कम्युनिकेट भी करें, उनको ये बताएं आप कि ये इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। वही बात है कि हमारे माशरे में जब हमें कुछ पता चला ये चीज़ गलत है, हम कहते हैं बस स्टॉप, इधर आज के बाद ये नहीं होगा, कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं, कह दिया ना, बस कह दिया। वो वाली सिचुएशन नहीं करनी आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उनको बताना है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जब आप एक बच्चा जो है ना, दैट्स एन एडल्ट इन अ स्मॉल बॉडी, तो आप जब उसके साथ बात करेंगे, उसको समझाएंगे, तो उसको लगेगा कि ये डिसीजन मेकिंग में मेरा रोल है, और वो फिर एक्टिवली खुद भी चांसेस हैं ज़्यादा कि वो उसके ऊपर पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया कि हमने बच्चों को बताना है किस तरीके से स्क्रीन टाइम देखना है, लेकिन वीडियो गेम्स कौन सी खेलनी है? क्या कुछ ऐसी वीडियो गेम्स हैं जिनके नेगेटिव जो है असरात हो रहे होते हैं बच्चों के जहनों पे, कि वालिदैन को हम समझा सकें कि ये गेम्स आपने अपने बच्चे को नहीं खेलने देनी? अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यू नो व्हाई? क्योंकि हम बच्चों को लेट्स से आपने वीडियो गेम ला कर दे दी, अब वो जाता है स्टोर पर, उसको जो सीडी चाहिए है वो पकड़ लेगा, व्हाटएवर जिस भी तरीके से होती है। आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ कि बचपन में कैसे होता था, हम शायद सीडीज और ये चीज़ होती है, अब पता नहीं, आई डोंट नो हाउ, बट एनीवे ये बच्चे जो हैं अब अपनी मर्ज़ी से जाके वो अगर गेमिंग जो है अपनी पिक करें, पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है कंटेंट क्या है, उसमें वायलेंट कंटेंट भी है, उसमें सेक्सुअल कंटेंट भी है, उसमें ऐसी इनअप्रोप्रिएट बातें भी हो रही हैं जो कि आप रियल लाइफ में शायद अपने बच्चे को कभी उससे एक्सपोज ना करें। तो आपने विदाउट मॉनिटरिंग के उसमें क्या कंटेंट है, आपने बच्चे को कमरा भी दे दिया। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट तरीका जो है जिससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कॉमन रूम्स के अंदर गेमिंग की चीज़ें रखें, बेडरूम्स में ना रखें। ये एक अच्छा तरीका है कि हाँ, कॉमन रूम के अंदर होगा, आप हर वक्त देख सकते होंगे कितनी देर इस्तेमाल करे, क्या चीज़ देख रहा है स्क्रीन के ऊपर। एग्जैक्टली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, तो हम लोग वो फॉर ग्रांटेड हैं, अच्छा कमरे में हो, यहाँ पे कमरे में रख देना, शोर नहीं आएगा, बच्चे तंग कर रहे हैं तो बेडरूम में है, वो बेहतर है। अपनी कन्वीनियंस से थोड़ा सा, एटलीस्ट जब तक आपका बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता, वो अब आपने पैदा कर लिया तो आपकी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। एग्जैक्टली होता है ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपका आई और सबसे बड़े पाकिस्तान और हमजा, जिस तरह से इन्होंने कहा है ना कि पेरेंट्स अपनी कन्वीनियंस के लिए कमरे में, हमने देखा कि हर घर में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अगर ये अच्छा, मैं अगर अपने बचपन में चला जाऊं, यकीनन बाकी घरों में भी उस वक्त तो ऐसे ही होता होगा कि ऐसी जगह पर जो है ना टीवी रखा जाता था हमारे घर के अंदर, कि जो किचन में वालदा को नजर आ रहा हो कि अगर वो किचन में काम भी कर रही है ना, तो उनकी नजर पड़ रही हो कि इस वक्त टीवी पर
चल क्या रहा है। तो ये बहुत हमारा अहम तो चीज़ है। कंप्यूटर जो होता था ना वो भी लाउंज में रखा होता था मोहम्मद ने कि जो बैठ के खेल रहे हैं ना कि मुझे पता लगे कि कितनी देर खेल रहे हैं और क्या क्या कुछ हमारा जो कंप्यूटर था, डेस्कटॉप होते थे, उस वक्त उसके पीछे शीशा होता था कि पता लगे कि क्या हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें पेरेंट्स किया करते थे, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अपनी आसानी चाह रहे हैं, अपनी आसानी में बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब मत कीजिए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ हज़रत दातागंज बख्श सरकार रहमतुल्लाह अलैह के 978वें उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है और उर्स के दूसरे रोज़ भी लाखों ज़ायरीन की दरबार दाता साहब आमद का सिलसिला जारी रहा। जी हाँ, जबकि इस मौके पर लगाई जाने वाली दूध की सबील पर हज़ारों ज़ायरीन ने दूध हासिल किया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर हुकूमत पंजाब ने लाहौर में आज आम तातील का ऐलान भी किया है। बात करेंगे फ़हीम अमीन से जो इस वक्त दाता दरबार मौजूद हैं, इंतजामात के बारे में उनसे जानेंगे, ज़ायरीन की आमद के हवाले से भी उनसे जानेंगे। जी फ़हीम, बताइएगा। जी, हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है और तकरीबन गुज़िश्ता 3 रोज़ में 14 महाफिल का इनेकाद जो है वो किया जाना है और आज पहली महफिल का इनेकाद जो है सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा। जबकि ज़ोहर, असर और मगरिब के बाद भी जो है वो इल्मी महाफिल और कौमी सीरत कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद किया जाएगा। जबकि रात इशा के बाद कौमी महफिल नात होगी, जबकि रात 12 बजे जो है वो इख्तितामी दुआ जो है खतीब दाता दरबार मस्जिद मुफ्ती रमज़ान सियालवी जो हैं वो करवाएंगे। मजमूई तौर पर बात करें तो यहाँ पर 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे तमाम सिक्योरिटी को करने के लिए, जबकि 170 से ज़ायद जो है क्लोज सर्किट कैमरास के ज़रिए दरबार और इसके इर्द गिर्द की सिक्योरिटी को मॉनिटर किया गया है। पार्किंग के हवाले से इस दफ़ा जो है वो दरबार के बाहर जो है जो अस्पताल है दरबार का, वहाँ पर पार्किंग का बंदोबस्त किया गया है। और दाता के दरबार पर नॉर्मली तो पूरा साल जो है वो लंगर चलता रहता है, लेकिन उसके दिनों में लाखों ज़ायरीन की आमद के सबब जो इंतज़ामिया की जानिब से लंगर का जहाँ पर भरपूर इंतज़ाम किया गया है, वहीं मुखय्यर हज़रात की जानिब से भी यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम किया गया है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं वो लंगर के बगैर यहाँ से ना जा सकें। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची हुई है। 500 से ज़ायद उलमाए कराम और सजादा नशीन जो हैं वो इन 14 यहाँ पर जो इल्मी महफिल का इनेकाद किया जा रहा है वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और ख़ताब भी करेंगे। जबकि बिला तातुल बिजली की फरहमी यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से जनरेटर्स का भी बंदोबस्त किया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर लोगों की जानिब से भी जो इंतज़ाम किए गए हैं उस पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप सुबह सवेरे पाकिस्तान को आगाह कर रहे थे। ज़ायरीन की बड़ी तादाद दाता दरबार का रुख कर रही है और के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। अभी हम आपको एक अहम खबर देंगे कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंज़मामुल हक दिल के आर्ज़े में मुब्तला होने के बायस लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। बिल्कुल, साबिक कप्तान और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक के मैनेजर के मुताबिक उन्हें दिल में तकलीफ के बायस लाहौर के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने उनकी एंजियोप्लास्टी करके उन्हें एक स्टंट भी डाला और मैनेजर के मुताबिक इंज़मामुल हक की तबीयत अब बेहतर है और उन्होंने अपने परस्तारों से जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील भी की है। तो हम सब दुआ करते हैं कि लेजेंड इंज़मामुल हक को अल्लाह ताला सेहत दे और उनको एक स्टेंट डाला गया है, वो जल्द अज जल्द जो है रूबे सेहत हों और अपने घर जा सकें। और बहुत बड़े लेजेंड हैं और हम जब भी 92 वर्ल्ड कप का भी जिक्र करते हैं इकरा उनका नाम आता है, उनका नाम लाजमी तौर पर आता है और इमरान खान के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा होता है कि जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस थी। और वो तो हम यही उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत तंदुरुस्ती और सेहतियाबी अता करे। और अच्छा हमजा, अगर हम खेल की बात कर रहे हैं, इंज़मामुल हक की बात कर रहे हैं कि खेल के साथ उनका कप्तान के साथ किस तरह से था, तो हम बात कर लें खेल का मैदान हो या सियासत का, कप्तान की शोहरत का जो जादू है वो आज भी सर चढ़ कर बोल रहा है। और साबिक जनून म्यूज़िकल जो बैंड ग्रुप है उसके गुलकार सलमान अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू दिखाने के लिए अब
एक दस्तावेजी फिल्म तैयार कर ली। हाँ जी, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी नामी दस्तावेजी फिल्म में इमरान खान की 50 साल की ज़िंदगी को तकरीबन दिखाया जाएगा और गुलकार का कहना है कि उनके पास उनकी कई पुरानी वीडियोस और तस्वीर मौजूद हैं, जबकि दीगर ज़राए से भी मवाद उन्होंने हासिल किया है। अच्छा, सलमान अहमद के मुताबिक ही ना हमजा, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी जो नामी दस्तावेज़ी फिल्म है, इसमें 4 हिस्सों पर ये मुश्तमिल है। पहले हिस्से में इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म बनने से जो पहले की ज़िंदगी और सोच है उसको दिखाया गया है, जबकि दस्तावेज़ी फिल्म का जो दूसरा हिस्सा है उसमें इमरान खान के पड़ोसी मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से सियासी ख्यालात हैं, और तीसरे हिस्से में वबा के बावजूद हालात से निमटने और आखिरी हिस्से में वज़ीर-ए-आज़म के मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात की गई है। अच्छा, उन्होंने ये बताया वैसे इस हवाले से कि दस्तावेजी फिल्म अंग्रेज़ी ज़ुबान में तैयार की गई है और उसमें कई आलमी रहनुमा और मशहूर शख्सियात के इंटरव्यूज़ भी शामिल किए गए हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ गुलकार सलमान अहमद साहब मौजूद हैं। सलमान साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी यानी कि रूहानी जमहूरियत डॉक्यूमेंट्री जो है आप बनाने जा रहे हैं, ख्याल कैसे आया और इसके पीछे फ़लसफ़ा आखिर क्या है? मैंने काफ़ी साल पहले मैं अल्लामा इकबाल के लेक्चर्स पढ़ रहा था, और क्योंकि मैं आपको पता है कि यहाँ अमेरिका में कॉलेजों में लेक्चर्स भी देता हूँ जी, पाकिस्तान के ऊपर और हमारी सकाफत के ऊपर और तारीख के ऊपर। तो ये अल्लामा इकबाल के लेक्चर्स में फ्रेज मैंने पढ़ी थी, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। फिर आज से कोई 10 साल पहले की बात है कि मैंने खान साहब की एक तकरीर थी जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के बाहर एक रैली थी उनकी। उस तकरीर में उनको मैंने पहली दफ़ा किसी लीडर को स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते सुना। तो ये मेरे दिमाग में बात अड़ गई और मैंने सोचा कि पिछले साल जब मैंने ये इनका इंटरव्यू लेने की रिक्वेस्ट की तो मैंने उनमें से एक सवाल ये भी पूछा कि आप वाहिद दुनिया के लीडर हैं जिन्होंने लफ्ज़ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, रूहानी जमहूरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो इससे आपकी क्या मुराद है? ये इस तरह बात शुरू हुई थी। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में रूहानी जमहूरियत को किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, आप इसकी तशरीह कैसे करेंगे? देखिए, बज़ाहिर तो रूहानियत और जमहूरियत लोगों को लगता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये साथ किस तरह मिल सकती हैं। और एक ज़माने में मुझे याद है कि जब जुनून, आज से 30 साल पहले, बल्कि ये 30वीं सालगिरह है जुनून की, मौसीकी की भी, कि जब हमने सूफियाना कलाम अपने जदीद मौसीकी में इस्तेमाल करना शुरू किया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो सूफी रॉक है। तो मैंने सोचा कि अगर सूफी रॉक यानी कि एक हमारी सकाफत और हमारी तारीख और हमारी रिवायत का एक हिस्सा जदीद मौसीकी के साथ मिल के एक खूबसूरत चीज़ बन जाती है जो पूरी दुनिया में मकबूल हो चुकी है, तो क्या ये स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी भी जो है इसका तस्वर किया जा सकता है? मेरा अपना ज़ाती तस्वर क्या है कि ये स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक सोसाइटी जिसका दारोमदार जो है वो इल्म पे हो और जिसकी लीडरशिप में जिसको कहते हैं कंपैशन हो, हमदर्दी हो। सही। और ये मेरे जो अल्लामा इकबाल की जो मैंने लेक्चर्स पढ़े हैं उनमें वो कोई ख़ास गहराई में नहीं गए कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी असल में किस तरह प्ले आउट करेगी, लेकिन उनके तस्वुर में ज़रूर ये बात थी। तो फिर उन्होंने कहा दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। कि जब आप रूहानियत को, जमहूरियत को, क़यादत को आगे लेके चलते हैं और वो इंसाफ, हमदर्दी, इल्म, उन पे अगर आप तवज्जो करते हैं तो उससे बेहतर से बेहतर आउटकम होने के चांसेस हैं। सलमान, ये डॉक्यूमेंट्री ये बता दीजिएगा कि रिलीज़ आप कब करने जा रहे हैं और इसमें आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शख्सियत के कौन से अहम पहलू हैं जिनको उजागर भी किया, और साथ ये भी बता दीजिएगा मवाद कैसे इकट्ठा किया गया? जी देखें, ये मैंने जो पूरा इंटरव्यू जब देखा, जो काफ़ी एक गहराई में मैं गया उस इंटरव्यू में, तो मैंने उस इंटरव्यू को फिर सोचा कि एक दस्तावेजी फिल्म जिसके 4 हिस्से होंगे। अच्छा।
पहला हिस्सा जो है वो 5 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है पूरी दुनिया में। और ये गुफ्तगू अंग्रेजी में हुई थी कि मैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और एक प्रोफेसर यहाँ क्वींस कॉलेज में, और बाकी जो इधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन और जो और यहाँ जो येल यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, सही, वो लोग जानना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में, कि इसकी सकाफत, इसकी तारीख। तो ये मैंने फिल्म अंग्रेजी में इसलिए ये इंटरव्यू लिया कि जो पाकिस्तान के जो लीडरशिप है, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इमरान खान, उनका इस वक्त उनकी क्या विजन है। तो इसके 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि खान साहब के वजीर आजम बनने से पहले की जो सोच रही है, बचपन से लेके, क्रिकेट से लेके, अपना जब उन्होंने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाने की जब वो मुहिम शुरू की तो क्या सोच थी, फिर सोशल एक्टिविज्म में क्या सोच थी, फिर ये जो 22 साल का सफर जिसमें वो वजीर आजम अब 2018 में बने, तो वो क्या चीजें थी जिनको इस्तेमाल करके जिनका जो उनका माइंडसेट बना, ये पहले एपिसोड में है। और फिर 3 और एपिसोड हैं जो फर्क पहलुओं पे रोशनी डालते हैं। अच्छा सलमान, जिस तरह से आपने भी ये कहा है ना कि वज़ीर आज़म इमरान खान स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के मुताबिक चल रहे हैं, आपका उनके साथ 35 साल से ज़्यादा पुराना ताल्लुक भी है। उनके दौर में पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है आपके सामने ही है, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट करते हैं? देखें, मैं आपको तो अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ पाकिस्तान का, कि मैं बाहर बड़ा हुआ, बाहर पढ़ा, डॉक्टरी करने के लिए पाकिस्तान आया था। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से मैंने ग्रेजुएट किया। उस दौरान जबकि एक आमरीत थी पाकिस्तान के अंदर और नौजवान नस्ल के लिए कोई खास कोई रास्ते नहीं थे। मतलब उस जमाने में अगर फनून लतीफ़ा का अगर आप वो देखें शोबा, उसके अंदर हमारे जो नौजवान नस्ल थी वो या तो हमसाए मुल्क की मौसीकी या शायरी या फिल्में देखती थी या वेस्ट की मगरिब की फिल्में देखती थी, लेकिन हमारे अपने मुल्क से जो खुद जो मेड इन पाकिस्तान जो फिल्में या मेड इन पाकिस्तान जो मौसीकी या शायरी, उसको कोई खास अहमियत नहीं देते थे जो नौजवान नस्ल है। लेकिन आज 30 साल के बाद मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरा ताल्लुक वो तराने जो पाकिस्तानियों को 30 साल पहले मिले थे, यानी कि दिल दिल पाकिस्तान, जज्बा जुनून, कायद आज़म मोहम्मद अली फिल्म, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फिल्म आज़ादी थी, उसका तराना, मैंने ये देखा है कि हमारे मुल्क के अंदर लोग मेड इन पाकिस्तान जानना चाहते हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि जी के अमेरिका में बहुत अच्छी कोई फिल्म बन गई है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से वो उठे फिल्म जो है। तो वही मेरी कोशिश है। मैं तो बहुत ज्यादा हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहा हूं कि पाकिस्तान की, देखें, दूसरी दुनिया की दूसरी बड़ी नौजवान नस्ल जो है वो पाकिस्तान में है और ये बहुत पावर रखती है। ये यूथ जो है, उस यूथ को अगर हम सही रास्तों पे पॉजिटिव वो गोल्स, उनको अमन, उनको रोजी, तालीम, सेहत, ये सब चीजें मुहैया करेंगे तो हमारी यंग जनरेशन पाकिस्तान को बहुत तेजी से आगे लेके जाएगी। ठीक है सलमान, ये बता दीजिएगा, क्योंकि आप यूथ की बात कर रहे हैं, नौजवान नस्ल का जिक्र कर रहे हैं, तो इस डॉक्यूमेंट्री से नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? देखें, इसमें जो मैंने वजीर आज़म इमरान खान की जो कहते हैं ना कि कोर जो पैगाम था ना, जो मैंने पहले एपिसोड में देखा, वो ये है कि हार से कभी डरना नहीं है, हार कभी माननी नहीं है, जहन की बात कर रहा हूं, और फिर गलतियों से सीखना है जी। और ये कभी भी अपने अंदर ये एक मैं ना आ जाए कि मुझे सब कुछ आ गया है, मुझे कोई नहीं कुछ बता सकता। उनके अंदर एक बड़ी आजिज़ी है और वो सीखते हर इंसान से, जो सड़क पे लोग हैं उनसे भी सीखते हैं, जो दानिशमंद हैं उनसे भी सीखते हैं, वो दुनिया को भी देखते हैं। तो सबसे बड़े ये 3 वो हैं कि अपनी गलतियों की इस्लाह करें,
हार से बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है, हार को दिमाग में लाना ही नहीं है और हार मानना ही नहीं है। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। 5 अक्टूबर को ये रिलीज होने जा रही है डॉक्यूमेंट्री जो उन्होंने बनाई है। 4 मुख्तलिफ मरहले जो है वो इसका 5 अक्टूबर को है। 4 मुख्तलिफ इसके मरहले होंगे और उस हवाले से इन्होंने तैयार किया। देखते हैं क्या है। और नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, इसलिए भी ये तवज्जो की जो है ना मरकज़ का तवज्जो का मरकज़ देखना चाहेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी और जो स्पिरिचुअलिटी है किस तरह से लिंक कर रही है एक दूसरे के साथ। अल्लामा इकबाल से उन्होंने ये आइडिया लिया और फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में जो है रैली के दौरान मज़ार कायद के बाहर इसका जो है जिक्र किया था, तो फिर मुझे आइडिया था। खैर अब हम इंतज़ार कर रहे हैं सब इस डॉक्यूमेंट्री कुछ ही दिन रह गए वैसे तो, बाकी अब चलो कुछ ही दिन, बिल्कुल कुछ दिन रह गए हैं, 7-8 दिन रह गए। अब खैर हम कुछ खेल की बात कर रहे हैं, कप्तान की भी बात कर रहे हैं, तो खेल के मैदानों में पाकिस्तानी जो नौजवान है उनकी एफर्ट्स का भी जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा हमजा, खेल के मैदानों में अगर हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात करें तो उनकी शानदार कामयाबियों की जो फहरिस्त है वो बहुत ज़्यादा तवील है। और क्रिकेट की बात कर लें, हॉकी की बात कर लें, स्क्वॉश की बात कर लें और दूसरे खेलों की बात करें, दुनिया भर में सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो लहराया है। मार्शल आर्ट के ही एक मकबूल स्टाइल जुजित्सु में भी पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं रहा। हाँ जी, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इसी माह अबू धाबी में होने वाली 5वीं एशियाई जुजित्सु चैंपियनशिप में 8 कांसी के तमगे जीतकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये काबिल ज़िक्र है कि गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तान ने कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम तर इंडोर गेम्स पर पाबंदी आयद कर रखी है। दुनिया भर में इन मसाइल का खैर सामना है, पाकिस्तान में भी बड़े मसाइल का सामना है। उतने यहाँ पर हम देखें तो सहूलियात भी नहीं है जो दूसरे ममालिक में, फिर भी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई बिल्कुल हमजा, अगर हम दीगर ममालिक की बात करें तो उनके शुरका जो है आर्मी मेगा इवेंट में शरीक होने के लिए मुसलसल तरबियती मशकों के में शरीक होते रहे, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अहम कामयाबी हासिल की। उन्होंने उस तरह से ट्रेनिंग भी नहीं उनको टाइम मिला, लेकिन फिर भी कांसी की तमगा उन्होंने जीती, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ये बड़ी बात है। तो दोनों जो नौजवान आज हमारे साथ मौजूद से बात कर लेते हैं, शानदार कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है। अबू हुरैरा हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद अम्मार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे और वेलकम कहेंगे अपने शो में। तो अबू हुरैरा आपसे शुरू करते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये बताएं कि ये है क्या, मतलब जुजित्सु के बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे, ये किस तरीके का मार्शल आर्ट है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने मुबारकबाद दी और आपने अपने चैनल पे बुलाया, इनवाइट किया हमें। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इस गेम के बारे में बता दूं। ये जुजित्सु एक मार्शल आर्ट्स की कैटेगरी है और ये हम कई सालों से पाकिस्तान के अंदर खेली जा रही है। 2006 से पाकिस्तान जो है इसमें इंटरनेशनली सतह पे मेडल ले रहा है और इंक्लूडिंग मैं 2010 से और अम्मार और मैं इंटरनेशनली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, इसका जो कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो ये है कि हमने 2010 से एशिया के अंदर 2010 में गोल्ड, 12 में गोल्ड, 14 के एशियन आपके बीच गेम्स जो हुए थे थाईलैंड में, उसके अंदर गोल्ड, और 2015 के अंदर वर्ल्ड का सिल्वर मेडल लेके पाकिस्तान ने इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी अचीवमेंट के साथ हमने ये इस कैरियर को, इस मार्शल आर्ट्स को पाकिस्तान के अंदर उजागर रखा है। अभी रिसेंटली अबू धाबी के अंदर अबू धाबी के अंदर 5th एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप हुई थी, जिसके अंदर तकरीबन 8 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तान से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम के तकरीबन मेंबर्स ने जो है वो मेडल लिए और 8 ब्रॉन्ज मेडल एशियन चैंपियनशिप में हमने हासिल किए। क्या बात है, तो ये इसकी थोड़ी सी जो है ये आपको मैंने हिस्ट्री बता दी। ठीक है। अच्छा अमार, आप बताइएगा जो मार्शल आर्ट का ये स्टाइल है जुजित्सु, आपने इसको क्यों पिक किया? कुंफू भी तो था, हालांकि कुंफू को अगर बात कीजिए वो बड़ा मशहूर है, ताइक्वांडो भी है, इसको आपने क्यों चूज़ किया? बेसिकली इसको चूज़ करने की वजह जो थी वो, मैंने जिस क्लब में एडमिशन लिया था ना, वहाँ पे हमारा ये जुजित्सु होता था। अच्छा। तो जूडो भी होता था, कराटे भी होता था, लेकिन जुजित्सु के ऊपर मेरे जो कोच हैं तारिक अली, उन्होंने मुझे गाइड किया कि इसमें जो है वो तुम्हारी जो सलाहियतें हैं, अच्छा। मैं तो खुद से नहीं बता सकता कि मेरी क्या क्या सलाहियतें हैं, जाहिर है जो कोचेज़ होते हैं वही बता सकते हैं कि आपकी क्या सलाहियतें हैं आपके अंदर। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि देखो तुम जो है इस गेम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, इसमें तुम्हारी अचीवमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी आ सकती हैं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, तो फिर इसको मैंने ठीक है। अमार, आप हमें ये भी बताएं कि जुजित्सु में कितना पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है? वैसे तो अबू हुरैरा ने जिस तरह से हमें बताया है, जितने गोल्ड आप हासिल कर चुके हैं, जितना पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, ये तो पता लग रहा है बहुत टैलेंट है। नौजवानों की हम बात करें, बच्चों की बात करें, कितना ट्रेंड है ये? सर जुजित्सु की अगर मैं बात करूँ ना तो टैलेंट की कमी नहीं है,
2006 से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पोडियम पे खड़े हुए हैं। सिर्फ मैं स्पेशली जुजिट्सो की बात कर रहा हूँ। पोडियम पे खड़े हुए, पोडियम से हमारी कभी किसी भी साल हमारी टीम जो है ना वो पोडियम से नीचे नहीं उतरी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये हमारी जो कंटिन्यू अचीवमेंट्स हैं ये चल रही हैं। अभी रिसेंटली हमारे जो है ना पाकिस्तान के बच्चों ने जूनियर कैटेगरी में 7 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड चैंपियनशिप ई टूर्नामेंट था, तो उसमें जुजिट्सो में सर। तो अगर हम जुजिट्सो की बात करते हैं, हमारे जो टारगेट्स होते हैं ना सर, वो ऐसे होते हैं कि जैसे कि ओलंपिक होते हैं, जिस कंट्री में ओलंपिक्स होता है वो 10-10 साल पहले से अपने टारगेट्स जो है वो डिसाइड करते हैं और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो जुजिट्सो के ऊपर थोड़ा सा नजरसानी करे तो हमारी नेक्स्ट जो ओलंपिक्स आ रहे हैं 2028 में जो ओलंपिक्स आ रहे हैं, हम उसका मेडल ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। जुजिट्सो की अल्हम्दुलिल्लाह पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। अबू हुरैरा, आप बताइएगा कि इस आर्ट को सीखना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है या हर कोई सीख सकता है? कितनी आप लोगों को सीखने में टाइम लगा? इसमें तो हड्डियां नहीं टूटती, मतलब कि डर ही लगता है जब भी मार्शल आर्ट का नाम सुन लेते हैं, हम पीछे हट जाते हैं पाकिस्तानी कि नहीं भाई हमारा काम नहीं है, ये चीनियों को करने दें। देखिए इसको जब हम कोई भी हमारे पास स्टूडेंट आता है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे हमारे पास नए स्टूडेंट्स आते रहते हैं और कुछ पुराने जाते रहते हैं, तो ये एक साइकिल चलता रहता है। तो इसको सीखना कोई मतलब बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मार्शल आर्ट्स की भी हर स्पोर्ट्स की तरह ये भी एक स्पोर्ट्स है, ठीक है। इसकी भी बेसिक्स होती हैं, पहले हम बेसिक सिखाते हैं ताकि वो जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हम पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सारी फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग चल रही होती है। तो फिर वो जो है 6 महीने के अंदर वो एक प्लेयर जो है अच्छे लेवल पे तैयार हो जाता है कि यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और आपका सूबाई लेवल पे वो पार्टिसिपेशन कर सकता है। और फिर इसी तरह अभी हमारे जो बच्चे जो जूनियर जो अभी जीते हैं, वो अभी अम्मार ने जो बात बताई आपको, तो वो भी बच्चे कोई वो बहुत बड़े बच्चे नहीं हैं, वो तकरीबन 12 साल के 14 साल के बच्चे हैं और वो हमारे पास 2-2, 3-3 साल से कर रहे हैं मार्शल आर्ट, यानी कि वो छोटे छोटे आए थे। और अभी एशियन चैंपियनशिप में भी जो हमारे साथ जो सीनियर टीम में जो लड़कों ने पार्टिसिपेट किया वो भी बच्चे आए थे हमारे सामने के, और वो आज जो है वो हमारे साथ खेल रहे हैं, हमारे साथ टीम में चल रहे हैं। तो इसमें पोटेंशियल बहुत है मार्शल आर्ट्स के अंदर। जुजिट्सो पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद मार्शल आर्ट्स है जिसके पास इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं और इतने सारे मेडल, अगर आप मेडल्स काउंट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्शल आर्ट्स यकीनन आप दोनों को देख के हमें पता लग रहा है, आपसे बात करके इस बात का अंदाजा हो रहा है कि बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है। अबू हुरैरा बहुत शुक्रिया, अम्मार बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों सुबह का हिस्सा बने। आप दोनों को और आपकी टीम को बहुत मुबारक हो। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे करोड़ों लोगों को नौकरियां देने के दावे करने वालों के दौर में बेरोजगारी की शरह बढ़ गई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 24% तालीम याफ्ता अफराद बेरोजगार। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी और तरक्की के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए पाइड ने बताया कि मुल्क में बेरोजगारी की शरह 16% तक पहुँच गई है, जो 6.5% हुकूमती दावे के बिल्कुल बरक्स है। कमेटी को ये भी बताया गया कि मुल्क भर में 40% तालीम याफ्ता खवातीन बेरोजगार। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है कि खवातीन जो हैं पढ़ी लिखी हैं लेकिन वो कोई काम नहीं इस तरह से कर रही होती, फैमिलीज अलाउ नहीं कर रही होती हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है। सूरत हाल उसके अलावा कुछ लोगों को जॉब्स मिल भी नहीं रही। हाँ, ये तो इसमें रिपोर्ट के अंदर निशानदेही की गई है इस बात की। सूरत हाल इस हद तक तशवीशनाक हो चुकी है कि चपरासी की नौकरी के लिए एमफिल डिग्री याफ्ता समेत 15 लाख अफराद ने दरख्वास्त दी थी। आप देखिए कि सूरत हाल क्या हो गई है। दूसरी जानिब अगर मुल्क भर में बात करें, रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला भी जारी है और अमरीकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गई है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा होकर 169 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच। अच्छा, अगर इसको हम ओपन मार्केट में देखें तो डॉलर 60 पैसे महंगा हुआ है। नई कीमत 171 रुपए 60 पैसे है। 4 माह के दौरान डॉलर की कदर में 17 रुपए 32 पैसे
इजाफा हो चुका है और ये बिल्कुल। बढ़ चुकी है। अब ये सारी सूरत हाल है, हम इसी पर बात करेंगे। मुमताज़ माहिर आबिद सुलहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुलहरी साहब, डॉलर का 170 से भी ऊपर जाना मईशत ये बहुत ख़तरनाक है। स्टेट बैंक को इस हवाले से सख्त इक़दाम नहीं उठाने चाहिए? फ़िलहाल अगर हम बात करें स्टेट बैंक की, तो वो वही पॉलिसी अपनाए हुए हैं जो कि पुरानी हुकूमतों की थी कि रुपए पर जोर आया, मार्केट में डॉलर्स इंजेक्ट कर दिया। इस तरह तो रुपया मजीद कदर खो देगा, डीवैल्यू हो जाएगा। देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि डॉलर की कीमत बढ़ती क्यों है। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत में इजाफा होता है अगर सप्लाई कम हो। डिमांड से मतलब ये होता है इंपोर्ट्स, आपकी जो बैनुल-अक़वामी अदायगी है और जो दरामदात है, अगर वो बढ़ रही होंगी तो डॉलर की तलब में इजाफा हो जाएगा। जो सप्लाई है वो या तो आपकी रेमिटेंसेस से आएगी, एक्सपोर्ट्स की जो तरसी उससे आएगी, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आएगी। तो ये चीज़ तो तय है कि जो हमारी मईशत जो थी उसने थोड़ी सी उसमें बेहतरी के आसार नज़र आए, उसी तनासब से हमारी इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ती चली गई। जो ग्लोबल कमोडिटी है उसमें कीमतों में इजाफा तो अपनी जगह था ही, लेकिन अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो है उससे भी आप सरफ नज़र नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान में चूँकि उनके अपने तकरीबन 9 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो तो अमेरिका ने उनके फ्रीज किए हुए हैं। तो बहुत से डॉलर जो इस वक्त पाकिस्तान में बाय हो रहे हैं वो या तो पाकिस्तान में ही स्टेक हो रहे हैं या वो अफगानिस्तान में स्मगल हो रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके इस वक्त डॉलर की जो प्रेशर है वो सही है। आबिद क्यूम सुलहरी साहब, इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के जो हैं वो रुकन भी हैं, क्या वजह है कि मुआशी तरक्की के दावे भी हो रहे हैं लेकिन महंगाई किसी सूरत कम नहीं हो रही है? देखिए, दो पैरेलल चीज़ें हैं। एक चीज़ है मुआशी तरक्की जो कि हो रही है, और दूसरी चीज़ है महंगाई में इजाफा, वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त बात है। जो चीज़ ज़्यादा खतरनाक होती है जिसको इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि ना तो मुआशी तरक्की हो और कीमतें भी बढ़ती चली जाएं। कम से कम ये उससे बेहतर है, इन्फ्लेशन है, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ जो मुआशी तरक्की है वो भी चल रही है, मईशत का पहिया जो है वो भी चल रहा है। अगर डॉलर की हम बात करते हैं तो डॉलर की कदर को थोड़ा सा रोकने के लिए कि वो मज़ीद ना बढ़ती चली जाए, स्टेट बैंक जो एक मैयर ले रहा है वो ले रहा है कि जो लग्जरी आइटम है उनकी इंपोर्ट को रोका जाए, कम किया जाए। जैसा आपने देखा कि पिछले दिनों स्टेट बैंक ने गाड़ियों की लीजिंग जो है, बड़ी गाड़ियों की लीजिंग 1000 सीसी से ऊपर, उसको थोड़ा सख्त कर दिया है। इसी तरीके से जो लग्जरी आइटम है उसकी इंपोर्ट के लिए एलसी खुलाना, उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर मुश्किल कर दिया है। इसी तरह से लग्जरी आइटम पे रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो भी नाफिज कर दी है। तो स्टेट बैंक कोशिश कर रहा है कि जो डिमांड है उसको थोड़ा सा काबू में लाया जाए। इन्फ्लेशन जो है बदकिस्मती से इस वक्त पूरी दुनिया के साथ है और पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन का एक साइकिल जो है उसको हिट कर रहा है। अच्छा सुलैह साहब, अब जो सिचुएशन है डॉलर की कदर में हम देख रहे हैं कि आए दिन इजाफा होता जा रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट और स्टेट बैंक को क्या इकदाम उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो तो ये है कि दरामदात को कंट्रोल करना, और दरामदात कंट्रोल करने के लिए हमने देखा कि जो बड़ी गाड़ियाँ थी उनकी लीज वो थोड़ी मुश्किल कर दी गई है। जो सामान्य तयश है, जो लग्जरी आइटम्स हैं, उन पे रेगुलेटरी ड्यूटीज भी लगा दी गई। उनकी एलसीज जो है वो खोलना भी थोड़ा सा मुश्किल कर दिया गया। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी दरामदात को वक्ती तौर पे रोकेंगी, कर्टेल करेंगी, लेकिन जाहिर है कि उससे डॉलर की डिमांड जो है उसमें भी कमी आएगी। जो चीज़ दूसरी करने वाली है और उस पर भी हुकूमत इस वक्त देख रही है वो ये है कि थोड़ा सा असेस करना कि अफ़गानिस्तान में डॉलर इस वक्त किस रास्ते से जा रहा है और किन अनासर के ज़रिए जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो डॉलर की स्मगलिंग है उसको रोका जा सके। आबिद के साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी और तरक्की के इजलास में ब्रीफिंग दी है और बताया कि मुल्क में बेरोजगारी की शरह 16% तक पहुँच गई है, जो 6.5% के जो हुकूमती दावे हैं उसके बिल्कुल बरक्स है। अगर अदादोशुमार में और ये दावे हैं इतना फ़र्क आएगा तो दुरुस्त पॉलिसियाँ कैसे बन पाएंगी? देखिए, आपकी एक सर्वे या एक रिपोर्ट होती है जो लेबर फोर्स सर्वे होता है जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर रही होती है। एक रिपोर्ट जिसका आपने जिक्र किया वो पाइप की रिपोर्ट है, इसके अलावा और भी
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी शामिल थी। इसमें हर अदारे का अपना अपना एक मेथोडोलॉजी होता है, अपना तरीकाकार होता है, अपनी उनकी डेफिनेशन होती है बेरोज़गारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, और उसकी वजह से दादो शुमार जो है उनमें फ़र्क आता है। इस वक्त अगर हमें एक ले पर्सन जो है हिसाब वो लगाना हो तो सिर्फ ये देखा जा सकता है कि पिछले साल इन दिनों में जबकि कोविड पूरे पीक पे था उस वक्त बहुत से ले ऑफ भी हो रहे थे, बहुत से लोग डाउन बात करें बेरोजगारी और महंगाई के बढ़ता तूफान को कंट्रोल करना है तो हुकूमत की जानिब से क्या पॉलिसीज हैं जिन पर काम हो रहा है? देखिए, हुकूमत इस वक्त जो कोशिश कर रही है वो ये है कि कोविड के बाद अनइवन रिकवरी है। कुछ सेक्टर बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ सेक्टर हैं जो कि बहुत पीछे रह गए हैं। और अगर आप देखें तो वफाकी हुकूमत जो है बड़े अरसे के बाद एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पे उसने अपना फोकस रखा है। तो एग्रीकल्चर 18वीं तरमीम के बाद सूबों का सब्जेक्ट बन गया है और काफ़ी अरसे से वफाकी हुकूमत कोई भी हो उन्होंने इस पर काम नहीं किया था, लेकिन कोविड के बाद इस पर काम चल रहा है। तो एग्रीकल्चर एक सेक्टर है जिस पे कि जो माशी तरक्की और जॉब क्रिएशन उस पर काम किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो लोकल टूरिज्म है उसको डेवलप करना, लोकल होटलिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना, ठीक है वो ठीक है। वकीम सुलैरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, जो रिपोर्ट है ये हमने आपके साथ शेयर की है और फवाद चौधरी साहब वहाँ पे दावे कर रहे हैं कि लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं और बड़ी तादाद में जो है नौकरियां भी मिली हैं। तो गवर्नमेंट के दावे इस तरह के हैं तो रिपोर्ट्स कुछ मुख्तलिफ आ रही हैं और अगर इस बात का हमें इदराक ही नहीं होगा कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं तो उनको दुरुस्त करने के लिए किस तरीके से पॉलिसीज़ बन रही होंगी। खैर आगे बढ़ेंगे इकरा और ये दुआ भी करेंगे कि जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरियां कम से कम। बिल्कुल ऐसे ही हम कुछ मौसम की भी बात कर लेते हैं क्योंकि बारिशें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। क्योंकि मैं वैसे आज ये सोच रही थी आते हुए हमजा कि मुझे लगा था कि शायद अब बारिशें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि महकमा मौसमियात ने जो प्रोडिक्शंस की हैं वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के जनूबी इलाकों में वक्फे से मज़ीद बारिश जो हैं वो हो सकती हैं, इसके इम्कान भी हैं, जबकि बलाई इलाकों में अगले चंद रोज़ के दौरान मानसून की जो बारिश हैं उनमें कमी का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ये भी बता रहा है कि मानसून हवाएं गुज़श्ता रोज़ सुबह सिंध में दाखिल हुई हैं जो 2 अक्टूबर तक वक्फे से बारिश का बायस भी बनेंगी। तो आपके शहर में मौसम कैसा रहेगा, आपके इलाके में मौसम कैसा रहेगा, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ज़रा बता दीजिएगा कुछ बारिशों के इम्कानात हैं और मानसून अब जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है, हमें तो ऐसा लगता है देख के मौसम के शायद अब बारिश नहीं होने वाली। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो एडवाइजरी इशू की गई थी वो इसी बुनियाद पे कि एक लो प्रेशर एरिया भारत के इस वक्त सेंट्रल एरियाज़ पे मौजूद है, वो बढ़ता हुआ आगे गुजरात की तरफ आएगा और फिर ऑलरेडी अरेबियन सी में एक सर्कुलेशन मौजूद है जिसकी वजह से कल भी कराची में कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश हो गई। तो ये सिलसिला आज से लेके 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा और एक इम्कान ये भी है कि वो लो प्रेशर एरिया जैसे गुजरात के पास पहुंचता है तो फिर अरेबियन सी से उसको सपोर्ट मिलती है, नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में दोबारा से वो स्ट्रेंथ पकड़ सकता है। ठीक है। और इसके नतीजे में समंदर में भी तुगयानी आने का ख़तरा है और बड़ी मूसलाधार बारिश होगी। कराची से लेके गवादर तक सारे ही एरियाज़ में इम्कान ये है। ठीक है, ये तो आपने अलर्ट भी अब इस तरह से बता दिया कि इस तरह से कोई हैवी मसला भी हो सकता है, कोई हैवी रेन्स की वजह से। लेकिन सरदार साहब हम इसे कंसीडर कर सकते हैं कि मानसून का लास्ट स्पेल होगा अब ये? सिंध की हद तक आप कह सकते हैं कि लास्ट, लेकिन कुछ पता नहीं, इसलिए कि मानसून इस दफ़ा ना स्ट्रेच करता हुआ कम से कम अक्टूबर का पहला हफ्ता तो किसी की उसमें आ जाएगा, पहला हफ्ता पूरा, बल्कि हो सकता है हफ्ते से 10 दिन तक स्ट्रेच कर जाए, खासकर नॉर्थ में। यहाँ स्पेल ख़त्म होगा तो फिर 1 अक्टूबर से ही नॉर्थ में शुरू हो जाएगा, वहाँ 4-5 दिन का स्पेल है, वो भी लंबा स्पेल है, ऐसे दिखाई देता है। जी जी सरदार साहब, पिछला स्पेल हमने नॉर्थ में तो ऐसा देखा कि उस तरह से बारिश नहीं हुई जिस तरह से इम्कान जाहिर किया जा रहा था, क्या अब जोर टूटता चला जा रहा है? हाँ, इसमें होता है जी कि असल में जुलाई और अगस्त में जो स्पेल्स आते हैं ना वो ज़्यादा एक तरह से जितने के नज़र आते हैं उतने बरसते भी हैं। तो सितंबर में ये होता है अमूमन कि फिर वो उस तरह की इंटेंसिटी उन सिस्टम्स की नहीं रहती। लेकिन ये स्पेल जो है, चूँकि ये जो साइक्लोन गुजरा है उसकी वजह से मानसून करंट्स दोबारा से एक्टिव फेज़ में एक तरह से मानसून दाखिल हुआ है, तो ज़्यादा शिद्दत की करंट्स आ रही हैं। अब सिंध की तरफ जो आज से रुख करेंगी और फिर नॉर्थ की तरफ भी 1 तारीख के बाद आना शुरू हो जाएंगी। चलें ठीक है, सिंध वालों के लिए यानी कि अभी ही कहा जा सकता है कि बारिशें होंगी, आप लोग तैयार रहें और आपके लिए
हमारी दुआ तो यही है कि ये बाइस रहमत ही रहें। और जो बाकी नॉर्थ वाले हैं, ख़ास तौर पर आप पंजाब वाले देख लें, तो आप लोगों ने तैयार रहना है। 1 अक्टूबर के बाद जो है बारिशों का एक स्पेल और हैवी स्पेल हो सकता है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थे। और मौसम कैसा रहेगा आपने हमें ये बताया। बिल्कुल ऐसे ही है, जिसने सुनने कहा है कि अभी हैवी रेन सिंध में होंगी, तो उम्मीद तो हम ये करते हैं कि कराची वाले उनके लिए ये बाइस रहमत ही हों, क्योंकि हम देखते हैं कि बाइस से जहमत हो जाती है, स्ट्रिप कर जाते हैं, बिजली गायब हो जाती है, पानी खड़ा हो जाता है और शदीद मुश्किलात का सामना होता है। हम दुआ कर रहे हैं कि ऐसा ना हो और बारिश को आप इंजॉय भी कर सकें सब लोग। आज दुनिया भर में वैसे मालूमात तक रसाई का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। अच्छा, वतन अजीज़ की अगर बात कर लें हमजा, तो हम यहाँ देखते हैं कि शहरियों को आज तक उनकी बुनियादी हुकूक से ही महरूम रखा गया। भला वो क्या जाने कि मालूमात तक रसाई उनका हक है। हालांकि पाकिस्तान में आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखने वाले चंद इदारों के अलावा हर किस्म की सरकारी मालूमात हासिल करने का शहरियों को हक भी है। अच्छा, ये तो वो हुकूक हैं कि जो शायद आपको पता ही नहीं है कि आप पता कर सकें जाकर। आपको तो कोई अपने बारे में कहीं किसी इदारे में चीज़ पूछनी हो तो आपको तो वही नहीं पता लग रही होती है। आप क्या पूछेंगे जाके कि किसी की तनख्वाह क्या है, मेरिट लिस्ट क्या थी या फलानी चीज़ें क्या थी, वो आपको कोई क्या बताएगा। आपके तो अपना कोई काम फंसाओ तो आपको कोई सरकारी दफ्तर में दाखिल होने नहीं दे रहा होता, 10-10 चक्कर लगाए जाते हैं। खैर, मिसाल के तौर पर ये जानना आपका हक है कि आपके अदा करदा टैक्स से मुल्क में कितने और कौन कौन से मंसूबे शुरू किए गए हैं। हमें क्या लगे कि कौन कौन से मंसूबे शुरू किए गए हैं, हमें इस बात का इदराक ही नहीं है, इस बात की समझ ही नहीं है कि हमारे हुकूक असल में हैं क्या। दे ही जा रहे हैं हम लोग अपने जो हुकूक हैं, हमें नहीं पता कि वो क्या है। या अगर आप समझना चाहते हैं कि आपको किसी इदारे में नौकरी क्यों नहीं दी गई और आपकी जगह ये नौकरी कैसे और किसे मिली है, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि आप मेरिट लिस्ट तलब कर सकते हो कि भाई ये दिखाएं किस मेरिट पे उसको रखा गया और मुझे नहीं रखा गया। सादा अल्फाज में आप हर उस सरकारी ओहदे, इदारे और उसके अखराजात के बारे में जानने का कानूनी हक रखते हैं जहाँ आपके टैक्स का पैसा लग रहा है। मगर सूरत हाल ये है कि ना शहरी अपने इस हक से आगाह हैं और चंद अफराद इस हक का इस्तेमाल जो करते हैं उन्हें भी कभी जवाब ही नहीं मिल पाता है। ऐसा रवैया क्यों है, हम जानने की कोशिश करेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप बिलाल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बड़ा अहम है, कहने में भी बहुत अच्छा लगता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, कानून है, इसके बारे में इल्म ही नहीं है, और अगर किसी को इल्म हो भी तो उसको कुछ पता नहीं लग पाता है। जी बिल्कुल, यही बात है। पाकिस्तान जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन में वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीज़ था साउथ एशिया में। तकरीबन 2001 में पहला कानून बनने की तरफ बात गई। अभी जब हम देखें कि कितने लोग इस तरह की राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी बात कितनी सुनी जाती है, तो हमने कुछ तखमीना लगाया तो एक साल में सिर्फ 2000 राइट टू इन्फॉर्मेशन अपील्स की गई। और इंडिया में जब ये देखें तो ये नंबर जो है वो 5.5 लाख का है। इस पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क और साथ में सिर्फ 2000 और दूसरी तरफ इंडिया 5.5 लाख, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग आगाह नहीं हैं, उन्हें उम्मीद नहीं है कि उनकी बात अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन सीख करेंगे तो कोई जवाब देगा। तो इस वक्त तो बहुत ही अबतर हालात हैं, मगर हो सकता है कि आगे बढ़कर बात इससे बेहतर हो जाए। तमाम सूबों में इस वक्त राइट टू इन्फॉर्मेशन के कमिश्नर्स और कमीशंस जो हैं वो फॉर्म कर दिए गए हैं। तो इसमें एक बेहतरी आई है। बलूचिस्तान जो है वो लास्ट है इसमें, मगर बाकी 3 सूबों में कानून साजी भी हो चुकी है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आएगी। ठीक है, ये जो 2000 अपील्स हैं आपने बताया कि सिर्फ आई हैं, इनमें जवाब कितनों को मिला, ये कुछ आप पता करवा पाए हैं कि कितने, क्या 2000 लोगों को जवाब मिल गया? बिल्कुल, इस पे जो कमीशंस हैं उनको वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रही हैं, इन द सेंस कि वो आपकी बात सुनते हैं, उसके ऊपर एक फ़ैसला भी सादिर करते हैं। मगर तमाम ऐसे इदारे जो इस तरह के काम में इस वक्त कर रहे हैं, वो चाहे वफाकी मोतसिब हो, चाहे वो टैक्स ओम्बड्समैन हो, वो तो अपना फ़ैसला जारी कर देते हैं। इस वक्त हालात इस तरह से हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इन इदारों की का भी एहतराम नहीं कर रहे। तो एक है कि आपके हक़ में फ़ैसला आ जाए, आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि महकमा माहौलियात में कितने एम्प्लॉइज़ हैं, तो हुकूमत ने तो आपको कह दिया कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए,
मगर क्या वो इदारा आपकी उस हुक्म पर अमल करेगा या नहीं करेगा, इसमें हमने देखा कि इस पे काफ़ी बुरे हालात हैं। लोग जो हैं वो अपील्स पे अपील्स कर रही हैं मगर इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच पा रही। अच्छा बिलाल गिलानी साहब, इस वक्त कितनी ज़रूरत है कि इंसान को पता हो, इस शहरी को पता हो कि जो उसे टैक्स अदा कर रहा है उसको पैसा कहाँ लग रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन का पता हो कि कौन से लॉज हैं और उसका क्या हक है। बिल्कुल, आप और मैं सब लोग मिलकर पाकिस्तान के टैक्स देने वाले हैं। हमारी खाने पीने की चीज़ों से लेकर बच्चों की स्कूल की फ़ीस तक से लेकर सफ़र करने की सहूलियात से लेकर हम दिन रात टैक्स भर रहे हैं। हमारा वो पैसा टैक्स का हुकूमत कहाँ खर्च करती है, किन लोगों को वो पैसा जाता है, इसके बारे में किसी को कोई आगाही नहीं है, ना एक शऊर की भी कुछ कमी है। अब तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, मगर पाकिस्तान में अभी तक जो सिटीज़न है उसको हमने सोचने समझने की तरफ गामज़न ही नहीं किया। उसको एक तरह से हमने एक ऑलमोस्ट एक स्लेव की तरह ट्रीट किया है हुकूमत ने। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता उसके शऊर में इजाफा हो रहा है। लोग सवाल करते हैं, आपने देखा ये जो तोशा खाना केस, तोशा खाना इशू के ऊपर, ये भी एक राइट टू इंफॉर्मेशन की अपील की एक साहिब ने, जिन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में कितने जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको कितने तोहफे मिले, उनकी मालियत क्या है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर इजाफा हो रहा है। मैंने इंटरेस्टिंगली देखा कि हमारे नेबर मुल्क इंडिया में वहाँ पर भी तोशा खाना ही लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। अच्छा। तो उधर इंफॉर्मेशन जो है वो किसी को सीख नहीं करनी पड़ी, बल्कि हर महीने हुकूमत ये इंफॉर्मेशन खुद ही शाया करती है कि हुकूमत के किन लोगों को क्या तोहफे मिले। और उसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि 2000 रुपए की एक कफलिंग जो है वो इंडिया के एक इदारे के चीफ को दी गई। तो वो वहाँ पर सबसे पहले लिखी हुई थी कि 2000 रुपए की ये चीज़ मिली है। तो एक ये सफ़र है डेमोक्रेसी का, एक शऊर का एक सफ़र है। हम उसके ऊपर गामज़न हैं, इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतरी आएगी, मगर इस वक्त जो है हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हाँ जी, इस वक्त हालात बहुत अच्छे नहीं, लेकिन हम उम्मीद पर ही जो है ज़िंदगी जी रहे हैं और हम उम्मीद के साथ ही रहेंगे कि इसमें बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया बिलाल गिलानी, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। अच्छा, वो 2000 मैं वैसे ज़रा मजाक बात कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2000 के कफलिंग्स जो हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ है, लेकिन मुझे भारत में पूरा यकीन है कि नीचे जो भारी रकमें होंगी ना उनके बारे में नहीं लिखा होगा, जो सस्ते होंगे ना उनका उन्होंने लिख दिया होगा। खैर, ये मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि जैसे उन्होंने मुझे बताया तो मेरे जहन में आता, लेकिन आपका हक है और इदारों को बहुत ज़्यादा इसमें सोचना चाहिए कि होना चाहिए कि क्या कानून है और आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे से कम से कम जो बाकी जिस भी डिपार्टमेंट में कोई बंदा जा रहा होता है तो उनको चाहिए कि उसके अंदर कम से कम मुश्किलात ना खड़ी करें और वो भी कानून के मुताबिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस शहरी को लाजमी तौर पर दें। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सबसे सवेरे पाकिस्तान। अब हम कुछ स्किन केयर की भी बात करेंगे क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है और उस हवाले से हमें अपनी स्किन का ख्याल भी रखना है। तो जल्द की हिफाजत और निखार को बरकरार रखना एक कुदरती मसला तो है ही, जिसके लिए आजकल मर्द व ख़वातीन सभी परेशान होते हैं और समझ नहीं आ रही तो करना क्या। महंगी प्रोडक्ट्स भी काम नहीं कर रही होती हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं कि माहौलियाती आलूदगी दुनिया में बढ़ रही है, जल्द से मुतालिक मसाइल में भी हमजा इजाफा होता है। अच्छा, महंगी प्रोडक्ट्स का इकरा ने जिक्र किया कि जी कि वो भी कोई फ़ायदा नहीं दे रही होती हैं। अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि महंगी प्रोडक्ट्स आपको नुकसान भी पहुंचा रही होती हैं अगर आप उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। अगर आपका मुआलिज आपको दुरुस्त, बहुत महंगी प्रोडक्ट हो लेकिन वो आपको बता ही नहीं रहा कि या वो गलत आपका डायग्नोसिस हो रहा है और आपको गलत कोई क्रीम मिल रही है तो उसके उल्टे नुकसान होंगे, है ना इकरा? बिल्कुल ऐसे उसके उल्टे नुकसान होंगे, मैं भुगत चुकी हूँ। लेकिन अगर आपको अच्छे मॉलेज मिल जाए तो आपकी जो है स्किन का ट्रीटमेंट वगैरह जो आपके भी कोई मसाइल होंगे वो उनको उसके मुताबिक ही हल कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें केमिकल्स पर मबनी कुछ क्रीम्स भी होती हैं आजकल,
तो उन जो क्रीम्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनको मतलब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आपको कोई आपको नॉलेज बता रहा है उसके बताने के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए चीज़ों को, कि आपकी स्किन को इशू भी कोई ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और माहिर अमराज जिल्द, बहुत ही काबिल डॉक्टर साहब हैं। इनसे आज सारे सवाल हमने आपके पूछने हैं। डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम आपसे जो जानना चाहेंगे, मौसम चेंज हो रहा है, ये सब कुछ, ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन एक बुरा मॉलेज और अच्छी प्रोडक्ट, महंगी प्रोडक्ट अच्छी नहीं कहते, एक बुरा मॉलेज और महंगी प्रोडक्ट और एक अच्छा मॉलेज और सस्ती प्रोडक्ट, आपको किसको चूज़ करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये कहूँगा अच्छा मॉलेज जो है ना, वो कभी भी कोई बुरी प्रोडक्ट या कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं देगा कि जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो। अच्छा। मेरे वालिद होते थे खुदा बख्शी डॉक्टर गुलाम शबीर, जिन्होंने स्किन का शोबा पाकिस्तान में बनाया, फाउंडर ऑफ। तो मेरे वालिद साहब, मेरे फादर मुझे कहा करते थे, बेटा कोशिश ये करो कि सस्ती तरीन दवाई के साथ अपने मरीज़ को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे। क्या बात है। ये उनका था। और मैं अभी भी, मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो महंगी दवाइयाँ भी हैं, वो भी हम देते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि जो सबसे सस्ती दवाई है, जो इफ़ेक्टिव है। देखिए बात सबसे बड़ी ये है, आप अगर मेरे पास आएँ और आपकी स्किन प्रॉब्लम है, आप मुझसे एक ही चीज़ बात करेंगे, आप कहेंगे डॉक्टर आतिफ मुझे कुछ नहीं पता, मेरी ये स्किन प्रॉब्लम का इलाज करें। अब आप तो एक लेमैन हैं, डॉक्टर मैं हूँ, मेरा काम है, तो मेरा काम ये होगा एथिकली, जो प्रैक्टिस एक है, कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दूँ और कोशिश इसमें ये करूँ कि मैं ये ना देखूँ कि मुझे कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, मुझे कौन सी कंपनी कितना फ़ायदा देगी, मेरा कमीशन कितना मिलेगा। मेरा काम है अपने मरीज़ को, क्योंकि आपने मेरा रेफरेंस बनना है। आप ठीक होंगे तो आप 100 लोगों को और कहेंगे। आप कहेंगे भाई मैं तो डॉक्टर आतिफ काज़मी से ठीक हुआ था, जाना है तो उधर ही। वर्ड ऑफ माउथ है। बिल्कुल। और अगर आप मुझसे ख़राब होंगे तो आप ये कहेंगे लोगों को भाई उसके पास ना जाना। उसके पास तो मैं एक दफ़ा गया था, एक तो उसने फीस इतनी ले ली, मुझे दवाइयाँ इतनी महंगी थी और चेहरा। तो मेरा ज़ाती ख्याल है अच्छा मॉलेज और सस्ती दवाई जो है, ये हमारा क्राइटेरिया, बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन जो बेस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे हम आजकल देख रहे हैं लेज़र बहुत ज़्यादा इन हो गया यार, हर कोई लेज़र कर रहा है, लेज़र ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, ये कितना हार्मफुल हो सकता है एट द सेम टाइम कि अगर आपके एक तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो होनी है, वहाँ तो चाहिए होगा, लेकिन जहाँ पर नहीं भी ज़रूरत और वहाँ पर लेज़र का इस्तेमाल हो रहा है, कितना हार्मफुल है? देखिए बात सबसे बड़ी ये है कि आपको ये चाहिए कि क्वैक्स के पास मत जाए। अब क्वैक्स कौन है? अताई डॉक्टर्स। अब होता ये है कि जब वो अताई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये मशीनें रखी हुई हैं, उन्होंने पैसे भी पूरे करने हैं मशीनों के, उनको नहीं पता कि स्किन में क्या लेयर्स हैं स्किन की। अब आपकी स्किन जो है वो डिफरेंट है, मेरी और है, इनकी और है। अब लेज़र भी इसी तरह डिफरेंट स्किन्स के लिए डिफरेंट लेज़र है। एक गोरी स्किन है उसका लेज़र और होता है, एक डार्क स्किन है उसका लेज़र और होता है। लेकिन जो एक मैं यहाँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बताना चाहूँगा, अब यहाँ ब्यूटी सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स हैं हर जगह पाकिस्तान में। ब्यूटिशियन का काम स्किन डिजीजेस को ट्रीट करना नहीं है। ये देखें ना, आप एग्री करेंगी। आपको अगर मैनिक्योर कराना है, पेडिक्योर कराना है, ब्राइडल मेकअप कराना है, आपने मैस्कारा, आईलाइनर, रूज, फाउंडेशन लगानी है, वो आप जाएं उनके पास। उनका काम आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को, एक्नी को, मलाजमा को, ये जो छाइयाँ पड़ जाती हैं, हल्के पड़ जाते हैं, चेहरे के बाल आ जाते हैं, ये उनका काम नहीं है। अब मुझे कोई आके खातून ये कहे मेरा ब्राइडल मेकअप कर दें डॉक्टर आतिफ, मैं तो ब्राइडल मेकअप नहीं कर सकता, मैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मुझे कोई कहे मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर करो, आई कांट डू दैट, दैट इज नॉट माई जॉब। जिसका काम है उसको भाई। तो मैं ये कहूँगा, जो आप ये लेजर्स की बात कर रही हैं, हमारे मुल्क में ये हो गया है कि एक भेड़ चाल होती है ना, ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है। और ये स्टेटस सिंबल हमारी खवातीन जो हैं ये उन्होंने बना लिया। एक दूसरे को, आप लोग जब कमेटी पार्टी, किटी पार्टी में जाती हैं, आप क्या कहती हैं? हाय तुम उधर गई थी उसके पास, मैंने तो 4 सेशन, देखो मेरी स्किन कर रही है। वो कहती है अच्छा चलो मैं भी वहाँ जाती हूँ। ये एक दूसरे का मुकाबला, कॉम्प्लेक्सेस कि जी मैं भी कराऊँ वो भी। अगर आपको चेहरे को अल्लाह ताला ने इतना अच्छा बनाया है, स्पॉटलेस है,
आपके चेहरे पे ग्लो है, व्हाई शुड यू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट? मेरे पास तो पेशेंट्स आती हैं, स्पेशली फीमेल। मेरा काम ज्यादा खवातीन के साथ है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है आपको पता ना, खवातीन का ही काम है सारा। तो वो डॉक्टर साहब मेरा लेजर कर दें, आई नेवर डू इट। मैं कहता हूँ जी वो पैसे टेबल पे रखती, मैं कहता हूँ पैसे उठाओ और चली जाओ, यू डोंट रिक्वायर इट। अगर आप रिक्वायर करती हैं तो मैं लेजर करूंगा ना। ये तो लेजर के साथ स्किन बर्न हो जाती है। अगर आप गलत लेजर करेंगे तो आपके स्कार्स और पिट्स पड़ जाएंगे। अगर आप लेजर के करेंगे बड़े बड़े ब्लॉचेस पड़ जाएंगे। ये लेजर कोई मजाक तो नहीं है ना। लेजर एक मशीन है जिसके अंदर से शुआएं निकल रही हैं, और वो अगर रेज आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्किन का टाइप क्या और आप कौन सी रेज दे रहे हैं, आई कैन बर्न योर स्किन। तो ये अपने प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएं जो आपका क्वालिफाइड डॉक्टर है। आजकल नेट आपके पास है, आपके पास गूगल है, सर्च करें और उससे जाके ट्रीटमेंट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ क्रीमें होती हैं हम लोग आमतौर पर जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो रंग गोरा करने वाली हो सकती हैं, छाइयों के लिए लगाई जा सकती हैं। उसके बाद शिकायत ये आती है कि 2-4 दिन हफ्ता तो बेहतरीन ग्लो था जी, मैं तो बेहतरीन स्किन मेरी हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि चेहरे पर बाल नहीं थे, इजाफी बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या मसला क्या होता है? इसको कैसे चूज़ करें कि कौन सी क्रीम लगानी या नहीं लगानी? पहली तो बात ये है, देखें ये जो गोरा करने वाला चक्कर है, मैं तो तंग आया हूँ पिछले 40 साल से। जो खातून आती है, जो सास आती है, मेरी बहू को गोरा कर दो, जो जिसकी शादी होनी है बच्ची की, उसकी माँ कहती है मेरी बेटी को गोरा कर दो। गोरा गोरा, हम लोगों को इतने कॉम्प्लेक्सेस क्यों हो गए हैं गोरा होने के? अल्लाह ताला ने जो हम लोगों को कॉम्प्लेक्शन दिया है ना, मैं आपको आज बताऊं, इस कॉम्प्लेक्शन का फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है, हमें स्किन कैंसर बहुत कम होता है। गोरी स्किन में अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेवियन कंट्री या यूएसए, यूके जाएं तो आप देखेंगे उनकी खवातीन के पूरा चेहरा तिलों के साथ और वो काले छोटे छोटे तिल पड़े होते हैं और उनको कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। तो हम तो बड़े खुशकिस्मत हैं। अब गोरी स्किन की जो आपने बात की, बिल्कुल ठीक की। जब ये खवातीन आती हैं तो वो जो टेलीविज़न पे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब वो पढ़ती हैं ना क्रीमें अवेलेबल हैं गोरी वाली, तो वो लड़कियां क्या करती हैं, वो बच्चियां यूज़ करना शुरू कर देती हैं अपने डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के पूछे बगैर। इन क्रीम्स में स्टीरॉइड्स होती हैं और इनमें मर्करी होती है। जो आपने बात बिल्कुल सही की कि जी पहले एक हफ्ता तो लड़की कहती है मैं तो बिल्कुल ही वो गोरी बन गई हूँ और सिंड्रेला बन गई हूँ। उसके बाद उसे पता ये चलता है कि वो जब बाल आने शुरू होते हैं, मर्दाना बाल की तरह के दाढ़ी के, वो स्टीरॉइड्स का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और फिर वो सिंड्रेला हो जाता है। फिर वो हमारे पास भागती है, डॉक्टर आतिफ या जिस डॉक्टर के पास, जी मेरा तो लेज़र कर दें, मेरी शादी होने वाली है, मेरे तो हालात ऐसी हैं ये। तो मैं ये कहूँगा कि गोरा स्किन करने के लिए हम जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ना, हम लोग एक क्रीम खुद डिस्पेंस करते हैं, हमें पता होता है उससे चेहरे पे ग्लो बहुत आती है। मैं भी बनाता हूँ, हम सब लोग अपने डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं। हम ये करते हैं कि आप अगर मेरे पास आएँ और आप मुझे कहें डॉक्टर आतिफ मेरा चेहरा जो है ना, मैं चाहता हूँ इसको ज़रा और ग्लो कर दें, मैं कर सकता हूँ। मेरे पास वो क्रीम्स हैं, लेकिन मैं आपको गोरा नहीं कर सकता। आपके चेहरे पे ग्लो ला सकता हूँ। कलर कोई आप जो है वो उसको कर देते हैं, नहीं आपका चेहरा फ्रेश लगे, आपके चेहरे पे वो कहते हैं नूर आ जाता है। लोग देख के कहते हैं भाई तुम्हारे तो चेहरे पे बड़ा नूर आया हुआ है। तो ये जो नूर होता है, ये वो क्रीम जो होती हैं और जो हम लोशन देते हैं उनमें स्टीरॉइड्स नहीं होते। हमें पता होता है उनके साइड इफेक्ट हैं, तो उसके साथ फर्क पड़ता है। लेकिन मैं इसमें ऐड करता चलूंगा कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है स्किन के लिए। फ्रूट्स, जूसेस, दूध, मिल्क शेक्स, ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारी डाइट में, कोई हद नहीं। बाहर गोरा जो है सुबह नाश्ता जब शुरू करता है तो जूस से शुरू करता है, ऐसे ही वो दूध का ग्लास पीता है सुबह। हम लोगों को पता ही नहीं है इन चीज़ों का, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रूट्स। तो मैं ये कहूँगा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स और जूसेस लें, और बाकी अपनी डाइट जितनी बेहतर होगी आपका चेहरा ग्लो करे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छाइयों की बात जैसे हमजा ने भी की, कुछ क्रीम्स लगाने से छाइयों में पड़ सकती है, ये छाइयों का कोई ट्रीटमेंट भी होता है? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं जी इसका छाइयाँ जो पड़ जाए उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। 100% ट्रीटमेंट है। छाइयों के कॉज पहले देखने हैं। एक शादीशुदा औरत है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उसको प्रेगनेंसी के बाद पड़ती है। एक खातून जिस तरह आप लोग बच्चियां जो शोबिज़ में हैं, आप डाइटिंग बहुत करती हैं फिट रहने के लिए। आप लोग नहीं मतलब मैं खवातीन की बात कर रहा हूं, आपको तो जरूरत भी नहीं डाइटिंग की, माशाल्लाह यू वेरी फिट। तो मैं ये बात करता हूँ, मेरे पास बच्चियां आती हैं, डॉक्टर आते हैं, मैंने क्रैश डाइटिंग की थी। और भाई क्रैश डाइटिंग की क्या जरूरत है कि जी मेरे तो हल्के पड़ गए, वो चाहे हल्के पड़ जाते हैं, ये हेलोज जिसे कहते हैं। उसके बाद उनको छाइयाँ पड़ जाती हैं इम्प्रॉपर डाइट की वजह से। अच्छा, फिर एंग्जाइटी और स्ट्रेस बड़ा बड़ा रोल है।
अब रात को अगर आप 12-2 बजे सोएं, सुबह 6 बजे को आपकी तो नींद ही पूरी नहीं हुई, फिर आपको स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, घरेलू स्ट्रेस वो भी कॉज करता है। हम लोग जो मर्द हज़रात होते हैं, हमें छाइयाँ पड़ती हैं सन एक्सपोजर से। एक बंदा मोटर बाइक चलाता है, उसकी मार्केटिंग की जॉब है, सारा दिन उसने धूप में रहना है, आना जाना है, उसको भी छाइयाँ। हमारे पास वो भी क्रीम्स अवेलेबल हैं, हम सन ब्लॉक भी देते हैं, हमारे पास क्रीम्स भी हैं जो खुद हम बनाते हैं, डिस्पेंस करते हैं, उसके साथ छाइयाँ बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। लेकिन फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी, और सन ब्लॉक का इस्तेमाल, और वो भी सन ब्लॉक ये नहीं है कि मैं आपको कह दूं जी आप 50 और वो 60 में 70 SPF वाला लूँ। हम स्किन देख के सन ब्लॉक देते हैं। आपकी स्किन का सन ब्लॉक और है, आपकी का सन ब्लॉक और है, मेरी स्किन के लिए सन ब्लॉक और है। तो ये ट्रीटेबल डिजीज़ है, छाइयाँ जो हैं, और हम इनको क्रीम्स भी देते हैं, लोशन भी देते हैं। एक बात आपको मैं करता चलूँ, ये जो एक इंजेक्शन गोरा करने वाले मार्केट में आए हैं, ये बड़ा कॉमन है। मैं तो इसके हक में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये FDA से अप्रूव्ड ही नहीं है। फेडरल ड्रग अथॉरिटीज ने इनको ग्लूटाथियोन इंजेक्शन को अप्रूव ही नहीं किया हुआ, लेकिन हमारे धड़ाधड़ चल रहे हैं। अमेरिका में नहीं लगाए जाते, या किन्हीं और ममालिक में जहाँ डार्क स्किन है वहाँ वो लोग नहीं देते। हमारे मुल्क में पैसा लोग कमा रहे हैं और लगा रहे हैं, इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो मेरा मशवरा होगा अपनी बहनों को और ख़वातीन को कि आप ये काम ना करें। आप अपने फ्रूट्स लें, जूसेस लें, फल लें, नींद पूरी करें, डाइट अच्छी लें, चेहरे पे ग्लो आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का ऑफिसर, और बड़ी जो है हमें टिप्स दे के गए हैं, और बड़ी मतलब ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम खुद से ही कुछ फैसले करना शुरू कर देते हैं। एक तो खुद से फैसले नहीं करने, ज़रूरी नहीं है, स्किन का ग्लो होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली, आपका जो स्किन कलर है, स्किन टाइप है, वही रहेगी। उसको हम निखारें तो ज़्यादा बेहतर है, उसको फ्रेश रखें, वो भी वो बता रहे हैं। नेचुरली अगर कर सकते हैं, आपको किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आगे चलते हैं, कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए क्योंकि ऐलान करदा जो स्क्वाड है उस पर एतराज़ात किए जाए थे, और वो बिल्कुल भी गलत नहीं थे। अगर हम कहें कि बेजान ना निकले तो वो भी मतलब बात ऐसी नहीं है। नेशनल T20 की बात करने कब की, तो वो तो जारी है, और उसमें चंद खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी से अब सब कुछ सामने खुलकर आ गया, ओपन हो गया हर चीज़। अब वैसे ये बातें भी हो रही हैं कि शायद वज़ीर आज़म साहब ने भी वर्ल्ड कप स्क्वाड की जो सिलेक्शन है उस पर कुछ वो नाखुश नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने मतलब कुछ तब्दीलियों का भी कहा है, और तब्दीलियों का शायद इम्कान भी है। उन्होंने चेयरमैन PCB रमीज़ राजा को स्क्वाड में तब्दीली और नज़र षानी की हिदायत भी कर दी। इस तरह की भी कुछ ये सारी बातें सब जो एनालिस्ट हैं, जो आम मतलब हम कह लें आदमी, वो बातें कर रहा था कि ये टीम जो है वो इसमें बेहतर नहीं है। हमें समझ आ रही थी बैठे हुए, तो सबको समझ आ रही है, हम लोगों को समझ आ रही है, या आम आदमी को समझ आ रही है। तो फिर जो सिलेक्ट कर रहे थे उस टीम को, उनको उस टाइम नहीं समझ आई थी, लैपटॉप में देख रहे थे ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, काफ़ी किया जाता है। लेकिन अब जो है, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अब इस तरह से डायरेक्शंस दी हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि टीम में चेंजिंग्स आएंगी लाजमी तौर। अच्छा, मसला क्या है? नेशनल T20 कप में हमने देखा है कि जी के पहला जो मरहला है उसमें नाकिस कारकर्दगी दिखाई गई है। आज़म खान है, खुशदिल शाह है, शोएब मकसूद हैं, ये हमारा मिडल ऑर्डर है, और हमें तो मिडल ऑर्डर का ही सबसे ज़्यादा मसला है। ओपनिंग में तो हमारे पास बाबर आजम और रिजवान थे, हमें पता था कि वो तो कर लेंगे, फिर हमारा मिडल ऑर्डर काम नहीं कर रहा है, उसके बाद हमारा लोअर ऑर्डर है, और फिर हमारे टेल एंडर्स हैं। तो मिडल ऑर्डर जब काम नहीं कर रहा तो ये सवालात सब उठने थे। फ़खर जमान, शुएब मलिक, शाहनवाज धानी, सरफराज मिडल ऑर्डर के लिए, अगर आप एज ए विकेट कीपर नहीं भी खिलाते, वैसे वो खेल रहे हैं तो एज ए विकेट कीपर भी खेल सकते हैं। और उस्मान कादिर का नाम जो है वो भी सामने आ रहा है। शादाब की परफॉर्मेंस भी कुछ पसंद नहीं आ रही। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन पिचेस के ऊपर है कि जो रावलपिंडी के अंदर पिचेस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, और उसके ऊपर शोएब मकसूद का और हारिस सोहेल का एक मुकालमा भी ज़रा वायरल हो रहा था कि जिसमें शोएब मकसूद ने ये कहा कि ऐसी पिचें बना दी हमें खिला रहे हैं, और फिर जो है परफॉर्मेंस नहीं होगी और हमें लेके नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, उन्होंने ये मुकालमा तो किया, लेकिन हमजा ने मेरी नज़र से नहीं गुजर रहा। लेकिन हमजा, अगर नेशनल T20 कप की बात कर लेते हैं, पहला मरहला जो है मुकम्मल होने के बाद रमीज़ राजा सिलेक्शन कमेटी और कप्तान से मुशावरत करेंगे। दूसरी जानिब 2 दिन के रेस्ट के बाद कौमी T20 कप के 2 मैच कल खेले जाएंगे। पहले मैच में सिंध और बलूचिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि दूसरे मैच में नॉर्थ और सदर्न पंजाब हैं वो टकराएंगे आपस में। मैचेस जो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये सारा सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। हमारा मिडल ऑर्डर जो जिस पे हमने इत्तफाक किया, जिस पे हमें लग रहा था कि हमें नहीं, सिलेक्शन कमेटी को लग रहा था कि वो ये बेहतरीन नंबर्स हैं, एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट वाला है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, दूसरे के नंबर्स अच्छे हैं, तीसरा भी अच्छा खेलेगा, वो बिल्कुल फ्लॉप नज़र आ रहा है। आप समझ रहे हैं कि अब लाजिम तो हो चुका है कि तब्दीलियाँ हों, कुछ होंगी भी?
वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर हमजा और इकरा आप दोनों को। मैं ये समझता हूँ कि जो टीम अनाउंस की थी लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने, और उसको बड़ा डिफेंड कर रहे थे कि हमने ये रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सिवाय वसीम अकरम के और कोई साबित टेस्ट क्रिकेटर ऐसा नहीं था कि जिसने टीम को तनकीद का हदफ ना बनाया, और सबने कहा कि ये टीम अच्छी नहीं है। तो लाजिम बात है कि जब टीम आप वर्ल्ड कप में लेकर जा रहे हैं हमजा, और इतने नातजुर्बाकार खिलाड़ी, आपने खुद सुनी गुफ्तगू सोहेब मकसूद की कि हमें निकाल ना दें पिचेस के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि तब्दीली जो है वो वाकई बिल्कुल अब ऑन द कार्ड है। लगता यही है कि तब्दीली होगी। 2018 में भी तब्दीली आई पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद, लेकिन अब क्रिकेट टीम में तब्दीली जो है ऑन द कार्ड है। अच्छा, जिस तरह से आपने तब्दीली की बात की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो सिलेक्टेड टीम थी उसके ऊपर एतराज़ भी किया और डायरेक्शंस भी अब दी हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं, जो सिलेक्टेड टीम थी उसमें से किसकी छुट्टी होने के इम्कानात हैं? देखिए इकरा, सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट तो आजम खान है जो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा, और वो यंगस्टर है, आप नथिंग अगेंस्ट हिम। ये नहीं कि वो मोइन खान का बेटा है तो तनकीद कर रहे हैं, नहीं, उसने परफॉर्म नहीं किया। 3 मैचों में 34 रन बनाए उसने, और उसको हार्ड हिटर कहते हैं कि वो क्या कर रहा है। जी हाँ, और आप देखें गेंदे भी हमजा ने काउंट किए, तो अब आप देखें कि इतनी गेंदों पर इतने रन, इसका मतलब वो सबका फेवरेट है ना। जब आपने गेंदे काउंट कर ली तो वो सबका फेवरेट है। तो मेरे ख्याल में टॉप ऑफ द लिस्ट तो जो है वो आजम खान है, और फिर उसके अलावा आप देखें खुशदिल शाह, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। सोहेब मकसूद को अंदाजा है कि वो मुश्किल में आ सकते हैं। इसी तरह आसिफ अली, पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे, और इन लोगों को मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा तजुर्बे की जरूरत है। फौरन T20 वर्ल्ड कप में इनको नहीं धकेलना चाहिए। ठीक है, लेकिन मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये 4 लोग हैं और चारों परफॉर्म नहीं कर रहे, और ये चारों ही हमारा मिडिल ऑर्डर हैं। हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है इस वक्त कि हम क्या करें? शोएब मलिक की आपको वापसी नजर आ रही है, और ऐसे हालात में क्या सरफराज को एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं शामिल होना चाहिए? बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया हमजा। शोएब मलिक और सरफराज अहमद, इन दोनों की वापसी नजर आ रही है। फिर उसके अलावा अगर शर्जील खान को हम लेकर आते हैं एज एन ओपनर, फखर जमान थोड़े आउट ऑफ टच हैं, लेकिन कहते हैं कि तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। फखर जमान भी अगर आते हैं और नीचे आकर खेलते हैं, 1 डाउन पे बाबर आजम, फिर रिजवान अगर 5वें पे खेलते हैं, हफीज भी हैं, और शोएब मलिक भी टीम में आते हैं, सरफराज आते हैं, तो हमारी बैटिंग काफी बेहतर हो जाएगी, और फिर हम दूसरी टीमों को टफ टाइम दे सकते हैं इन विकेटों पर जहां पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मैचेस हो रहे हैं। तजुर्बाकार खिलाड़ियों की जरूरत है। जो हमने विकेटें बनाई है, आपने देखा मैक्सिमम स्कोर 180 एक दफा हुआ है। उसके अलावा एवरेज जो है वो 150 रन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये वर्ल्ड कप में तो अब टीमें T20 में तो 200, 230, 240 रन बना रही है, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर हमारा मिडिल ऑर्डर यही रहा तो। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम मिडिल ऑर्डर की, जैसे आपने बात की, हम नेशनल T20 की बात कर लें, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई मैचेस जो हैं वो मयारी नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसी ही तैयारी रही, ऐसी ही टीम रही, तो हम T20 वर्ल्ड कप में तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब तो हमजा आपके साथ रह के इकरा भी बहुत गहरी निगाह रखने लगी कि मयारी नहीं हो रहे मैचेस। बिल्कुल सही कहा आपने, वाकई में मयारी नहीं हो रहे, वो नजर नहीं आ रही। जो एक एंटरटेनमेंट, जो एक मुकाबला, रस्सा कशी बिल्कुल नजर नहीं आ रही, और जस्ट दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस जिसे कहना चाहिए। तो आपकी बात सही है, सनसनीखेज मुकाबले हो, जरा एक्साइटमेंट हो, तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें, ये फैक्टर भी जो है ना खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर असरअंदाज होता है। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, बॉलिंग की बात कर लेते हैं। वहाब रियाज को देख लें, अगर हम उस चेक करें तो लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, शाहीन के नीचे। अच्छे उन्होंने ओवर करवाए हैं, और खैर आप समझते हैं कि हमें अगर देखा जाए UAE में उनकी ज़रूरत पड़ रही होगी। दूसरा, शादाब हमारे वाइस कैप्टन हैं, और उनमें उस पर भी सवाल उठ सकता है कि जी कि उनको 11 में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमने वाइस कैप्टन उनको बना दिया है, उनकी परफॉर्मेंस को देख लें। दूसरी तरफ उस्मान कादिर का नाम भी अब सामने आ रहा है। अब क्या समझ रहे हैं कि इसमें भी हमें कुछ नज़रसानी करनी चाहिए, या वो बिल्कुल सेफ है? देखिए हमजा, जब शादाब खान 2017 में आए थे, वेस्ट इंडीज के दौरे पर गए थे, तो सबने उनकी बड़ी तारीफ की थी। जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग भी बाद में उन्होंने इम्प्रूव की, लेकिन अब उनकी बॉलिंग उस मयार की नहीं रही जब शादाब खान शुरू में आए थे। उस्मान कादिर के पास वैरायटी बहुत है, अब्दुल कादिर मरहूम के साहबजादे, उसके पास वैरायटी शादाब के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में अगर उस्मान कादिर को आप रखते हैं टीम में, तो उस्मान कादिर चूंकि रिजर्व में, मुझे अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, तो अगर उस्मान कादिर को आप टीम में रखते हैं तो फिर शादाब की 11 में जगह नहीं बनती। आप भारत ने 5 स्पिनर्स तो रखे हैं, अब आप क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं? सकलैन मुश्ताक जा रहे हैं, वो खुद स्पिनर्स हैं, उनका टिल्ट स्पिनर्स की तरफ होगा, फिर
वर्नन थैलेंडर है, क्या वो पेसर्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होंगे फाइनल 11 के सिलेक्शन। सर वाबर रियाज को जरा उस पे आप देखें, वहाब रियाज तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं। 2008 में उन्होंने डेब्यू किया, 13 साल हो गए उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। वनडे डेब्यू 2008 में किया, टेस्ट डेब्यू 2010 में किया। उनका तजुर्बा बड़ा काम आएगा। और लोग कहते हैं ना कि अगर मोहम्मद वसीम जूनियर इज अ गुड बॉलर, लेकिन ऑलराउंडर्स के जुमरे में ला रहे वहाब रियाज भी उसी तरह की बैटिंग कर सकता है जिस तरह मोहम्मद वसीम करता है। मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम 20 साल का है, टू यंग, अभी उसे जो है ना जरा खेलने दे। वहाब रियाज जैसे सीजन कैंपेनर की जरूरत है जो जान मारता है। पीएसएल में भी आपने देखा वहाब रियाज ने कितनी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। मैं समझता हूँ ज्यादती की है टीम के इंतखाब के वक्त मोहम्मद वसीम ने। वो समझ रहे थे कि नौजवानों को काफिले को लेकर चले जाएंगे और हम मैदान जंग जीत लेंगे। ऐसे नहीं जीता जाता, तजुर्बा का कोई नेमुल बदल नहीं होता। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अब ये तो हमें सारी टीम बनती हुई शायद नज़र आ जाएगी, एंड पे जाके कुछ तब्दीलियां भी होंगी, उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। अब बाबर आजम की कप्तानी बहुत बड़ा फैक्टर होगी। इतना स्ट्रॉन्ग, मेरा बस यही सवाल बार बार ज़हन में आ रहा है, इतना तगड़ा चेयरमैन होते हुए क्या कोई कप्तान पनप सकता है, कोई कप्तान बन सकता है? देखिए, तगड़ा तो चेयरमैन है। उन्होंने बाबर आजम को एक बॉटम लाइन भी समझा दी कि उन्हें अपनी कप्तानी को भी बेहतर करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले, क्योंकि बहुत जल्दी बना दिया बाबर आजम को कप्तान, उसको वाइस कैप्टन रखकर हम ग्रूम कर सकते थे अंडर सरफराज अहमद, लेकिन सरफराज की छुट्टी तीनों फॉर्मेट से कर दी। तो मैं समझता हूँ रमीज राजा जरूर इस जानिब देख रहे हैं। अभी तो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के बाद आप देखिएगा हमजा, मुझे बहुत तब्दीलियां होती नजर आ रही है। सिलेक्शन कमेटी चली जाएगी, चीफ एग्जीक्यूटिव चले जाएंगे, डायरेक्टर कमर्शियल की भी छुट्टी हो सकती है। बहुत सारी चीजें रमीज राजा करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर एक ही फायर से कई लोगों को शिकार बनाएंगे तो कुछ भाग भी सकते हैं उनमें से। लेकिन अब बाबर की कप्तानी में कुछ फर्क आया, कुछ बेहतर होती हुई आपको नजर आ रही है कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतर हो रही है? और दूसरी ऑप्शन हमारे पास तो फिर रिजवान नजर आ रहे हैं, या कोई और ऑप्शन है? बिल्कुल आपने सही कहा, दूसरा ऑप्शन रिजवान है, लेकिन बाबर को अब इम्प्रूव करना होगी। नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन करंट क्रिकेट टुडे, लेकिन उनकी कप्तानी में वो बात नजर नहीं आ रही। आप देखें उनका बोलना, जिस तरीके से कप्तान होता है कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता बाबर आजम में। तो उन्हें बहुत सारी चीजें इंप्रूव करना होगी। मैंने तो सुना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए एक ट्यूटर रखा है जो उनको इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, जो उनकी ग्रूमिंग भी कर रहा है। अल्लाह करे कि जल्दी ग्रूम हो जाए बाबर आजम। चलें ठीक है, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान अब बात कर रहे थे, अभी कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं और हो सकता है कि इस पर भी बात उम्मीद की जा रही है कि अच्छी तब्दीलियां होंगी फिर हमजा, क्योंकि डायरेक्शंस तो आपको मिल गई हैं आगे। अब कुछ तब्दीलियां होंगी, परफॉर्मेंस भी खैर इतनी अच्छी नहीं रही है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।